पाकिस्तान जब से बना है होल एस्टेब्लिशमेंट करा है, उसने ऐसा थप्पड़ लगाया उसको वहाँ पर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने कैसा पाया? भुट्टो साहब ने कहा कौशल न्याय जी जाओ मुमताज़ से बात करो जाके। ये क्या किया, उससे शादी की। उनमें गुलाम उस वक्त खर वाली आदत भी थी थोड़ी। मार्शल्ला का दौर कैसा आपने फेस किया? 10 दिन कोई अखबार नहीं निकला। आज तो सर ये सबसे गंदा शहर है। उनकी नज़र प्रेस क्लब पर भी है। एस्टेब्लिशमेंट लाई, फिर एस्टेब्लिशमेंट ने ज़ीरो किया। जो स्ट्राइकें होती थी यहाँ वो कभी कहीं दुनिया में नहीं हुई ऐसी। असल वजह ये थी शिफ्ट करने की कि कराची को ख़त्म करें। सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस है, बेनज़ीर का जो सिस्टम जो था ना वो कमिटमेंट की बहुत पाबंद थी। इस मुल्क में 2 एडमिनिस्ट्रेटर पैदा हुए, उनके बंगले पर उन्होंने चोरी करवा दी। कह दिया ज़बान से ना, उस पर अमल होना चाहिए। यहाँ जुलूस निकलने का मतलब पूरा पाकिस्तान पैरालाइज। अस्सलाम वालेकुम। साया डिजिटल के पॉडकास्ट स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान हमीद सुमरो। और मुझे आज जिस शख्सियत को मैंने यहाँ आज मदऊ किया वो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि यकीन करें, जिस दिन से मैंने ये अपना पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया था तो मेरी ख्वाहिश थी और मैं मुसलसल उनसे रब्ता भी करता रहा, लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से थोड़ा सा उसमें गैप आ गया। हमारे कराची की ऐसी सहाफ़ती शख्सियत आज मैं आपसे मिलवा रहा हूँ जिनसे मिलकर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी तारीख़ से मिल रहे हो, जैसे आप किसी किरदार से मिल रहे हो और जैसे आप वाकई किसी सहाफ़ी से मिल रहे हो। सहाफ़ियों के हम सब के उस्ताद और सिंध गवर्नमेंट की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, पार्लियामानी रिपोर्टिंग, कानून साजी और उसके अलावा और बहुत सारे उनकी शख्सियत के कमालात हैं। उसमें एक अलग मुनफरिद नाम जो एक ख़ुद एक दरसगाह की हैसियत रखते हैं मेरी नज़र में, हम सब के उस्ताद हबीब गोरी साहब हमारे साथ हैं आज। हबीब गोरी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ साया पॉडकास्ट में। और यकीन करें, जैसे मैंने कहा, इसमें कोई भी एक जुमला भी ऐसा नहीं है जो मैंने दिल से नहीं कहा हो। आप हम सब के उस्ताद हैं और आज आपकी बड़ी मेहरबानी कि तबीयत की नासाजी के बावजूद आपने हमें टाइम दिया और आज हमें सीखने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो सर मैं आपसे, क्योंकि ये नौजवान नस्ल हमारी जो ख़ास तौर पे जेनज़ीज़ और दीगर जो जनरेशन्स हैं, अब उनको नहीं पता कि उनके कितने आप जैसे हीरोज़ जो हैं वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे के इस वक्त जो है वो थोड़ी सी गोशा नशीनी इसलिए कहूँगा क्योंकि मंज़र से जब बंदा थोड़ा सा हट जाता है तो दुनिया बड़ी, आपको पता है कि मतलब परस्त भी है और वो जो हाल ही में जो चीज़ें नज़र आती हैं वो उसी पे फोकस करती है। वो माजी में बहुत कम देखने को जो है ना वो कोशिश करती है। तो उस हवाले से मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना तारुफ भी करवाएं और आपने कब से अपना सहाफ़ती सफ़र शुरू किया, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। और कई मरतबा आपके टेलीफोन मैसेजेस मुझे मिले, लेकिन इत्तेफाक से आपका नंबर मेरे पास नहीं था और आपका नाम नहीं होता था उसमें। सही सेव नहीं था, तो इसलिए मैं रब्ता नहीं कर सका आपसे। अब आपने याद किया, ये आप बार बार याद करते रहे, मुझे अब अंदाज़ा हुआ देख कर मैंने कि पिछले इतने टेलीफोन आपने किए थे, मैं उसको जवाब नहीं दे सका आपको। मैं नहीं समझ रहा था, मैंने कहा टेलीफोन आते रहते हैं दोस्तों के, तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, क्योंकि अब हम तो एक्टिव भी नहीं रहे काफ़ी अरसे से। लेकिन बहरहाल ये आपको बड़ी मेहरबानी। मैं तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि भाई मैंने जो कुछ सीखा उसकी हम पार्टीशन के बाद से मैं शुरू करूँगा कि 47 के अंदर हम लोग यहाँ आए थे। सही। कराची आए थे बॉम्बे से, बॉम्बे शिप में आए थे। सही। फिर कराची से हम चले गए रोड़ी। अच्छा। रोड़ी में हमें वहाँ एक मकान अलॉट हो गया था, तो वहाँ पर हम रहते थे। लेकिन वहाँ हवादान जो थे और पक्का मकान था, सीमेंट का, 3 मंजिला। उस ज़माने में आबादी थी नहीं, हिंदू लोग जा चुके थे काफ़ी, और वहाँ खाली मकान पड़े तो हवा इतनी तेज़ चलती थी कि उसकी आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा।
तो कुछ हालात भी ऐसे बने कि हमने सोचा कि यार ये यहाँ के बजाय हमारे रिश्ते के जो लोग अजीज़ हैं वो हैदराबाद सिंध में ज़्यादा पहुँच गए हैं। सही। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाएं बजाय इसके कि आप वहाँ अकेले पड़े हुए हैं। तो हैदराबाद, रोहिणी से फिर हैदराबाद आ गए। हैदराबाद में आ गए। तो हैदराबाद का मेरा एजुकेशन सारा जो है हैदराबाद की, वो हैदराबाद से है। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि मैं वहाँ मैंने काजी अकबर अब्दुल क़य्यूम स्कूल, हाँ, होमस्टेड हाँ, हाल, हाँ, बिल्कुल होमस्टेड हाल जो है कदीम स्कूल था, वो काजी अकबर साहब के वालिद मोहतरम के नाम पर था शायद। तो वहाँ से मैंने अपनी तालीम शुरू की और अल्लाह का फजल है कि उसके बाद में मैं नूर मोहम्मद हाई स्कूल के अंदर, नूर मोहम्मद हाई स्कूल तारीखी स्कूल, वो तारीखी स्कूल था और सेंट बोनावेंचर के बाद उसका स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा था। सही। तो सेंट बोनावेंचर में वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, इसलिए तो मैंने कोशिश नहीं की वहाँ पर। तो मैंने कहा कि नूर मोहम्मद हाई स्कूल जो है वो भी एक उसका एक नाम है, तो उसमें मुझे दाखिला मिल गया। सही। वहाँ से मैंने तालीम न सिर्फ मुकम्मल की बल्कि मैं 80 निज़ामी साहब, वो निज़ामानी साहब, जी AM निज़ामानी साहब उनका नाम था। सही। वो डायरेक्टर एजुकेशन थे, फर्स्ट अलीगढ़ के पढ़े हुए थे। अच्छा। तो वो हमें किस्से भी सुनाते थे। एक मतलब कि इतनी ऐसी हंसती थी वो, ये कहते थे कि बताते थे अपना वाक़यात कि मैं जब डायरेक्टर एजुकेशन बना तो वहाँ से मुझे यहाँ का वो कहते हैं औरंगज़ेब, अच्छा, जितने स्कूल्स थे मैंने बनाए सारे के सारे सिंध के अंदर जितने भी हैं। तो वो एक वाक़या भी सुनाते थे जिससे हमने इंस्पायरेशन ली। वो वाक़या ये था कि ज़ैड लारी और सर अब्दुल क़य्यूम ख़ान, जिनकी पेशावर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, सर सैयद, अच्छा। जैसे सर सैयद ने बनाई थी, जी। ऐसे सरदार क़य्यूम साहब जो थे वहाँ के, उन्होंने वो तो यूनिवर्सिटी बनाई थी। पेशावर यूनिवर्सिटी जो मशहूर है, हाँ, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, उनकी अपनी बनाई हुई है। अच्छा। कब वो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे अलीगढ़ में जब ये पढ़ते थे अपने निज़ामानी साहब, AM निज़ामानी नाम था उनका, अल्लाह बख्श मोहम्मद बख्श निज़ामानी। वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे और स्कूल के भी प्रिंसिपल थे। मतलब बड़ा अच्छा माहौल आपको मिला है, अलीगढ़ के पढ़े हुए असातिज़ा मिले। तो मैं उनका एक वाक़या मैं बताना चाह रहा था। हाँ, जिससे मैंने इंस्पायरेशन ली। हाँ। तो वो कहते थे, क्योंकि आपको मालूम है उस ज़माने में उस्मान अली ईसानी डिप्टी कमिश्नर थे हैदराबाद के, अच्छा, और मसरूर हसन खां कमिश्नर थे। सही। तो मसरूर हसन खां कमिश्नर के तौर पर अपने काम करते थे और ईसानी साहब, उस ज़माने में एक सिलसिला जो चल रहा था वो चल रहा था कि भाई एंटी वन यूनिट कैंपेन थी सर अयूब खान के खिलाफ। जी हाँ, कैंपेन चली थी। GM सैयद साहब ने जो शुरू किया था सिलसिला, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त था। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने, कि एक को कहा कि आप अपने लोग उर्दू स्पीकिंग को पैटर्नाइज करें और ईसानी साहब से कहा कि आप अपने लोग सिंधी तो स्पीकिंग एक वहाँ पर एक सिलसिला, एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। सही। तो जब हम इलेक्शन लड़ते थे, मैं सेक्रेटरी था वहाँ, सोशल सेक्रेटरी बना पहले, फिर सेक्रेटरी बना कराची उसका नूर मोहम्मद हाई स्कूल का, हाई स्कूल का नहीं, नूर मोहम्मद कॉलेज का मुस्लिम कॉलेज, उसका नाम है मुस्लिम साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज। सही। उसका मैं, तो वहाँ वो किस्सा आप समझें, जब सिंधी, मैं भी हॉस्टल में रहता था और वहाँ भी दूसरे हमारे साथी भी हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में रहने की वजह से वहाँ पर जो क्लैश हो गया जाम शोरों में, सिंधी महाजिर क्लैश हो गया कि वो सिंध यूनिवर्सिटी के से लड़के आ रहे थे वहाँ से, उनको रोक लिया गया बीच सड़क पर, और वहाँ चारों तरफ पानी फैला हुआ था। तो वहाँ उनको घेर के उनकी पिटाई विटाई की, तो वहाँ पर वो एक चक्कर भी चल गया था। तो उसका जब वाक़या हुआ तो शाम को मैं हॉस्टल में रहता था, मैं उस ज़माने में मुझे नूर मोहम्मद हाई स्कूल में नौकरी मिल गई थी एज ए टीचर। जहाँ मैंने पढ़ा था वहीं मैं टीचर भी लग गए आप। तो मैं हॉस्टल में रहता था वहाँ। तो हॉस्टल में वो झगड़ा होकर शाम को जो आए तो लोग ज़ख्मी थे, तो उन्होंने वो गालियाँ वालियाँ देनी शुरू की। मैं उधर बैठा हुआ था, तो मेरा एक दोस्त बैठा, वो भी मेरे साथ सेक्रेटरी था। उसने कहा यार गौरी साहब चलें यार, तो ये इनको बच्चों की पिटाई हो गई है वहाँ जाम शोरों में। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो उसके वाक़े के हिसाब से निज़ामानी साहब ने कहने लगे यार आप लोग कैसे स्टूडेंट्स हैं,
आप लोग आपस में लड़ते हैं, ये कोई लड़ने की जगह है, ये पढ़ने की जगह है। तो उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं जूनियर था, और ये ज़ैड लारी और ये सर अब्दुल क़य्यूम खान, सर, उनको सर का खिताब टाइटल मिला था, जैसे सर सैयद को मिला था सर अब्दुल उसकी वजह से कि उन्होंने इतना बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है वो। आप अगर आप जाके देखें, पेशावर में में अच्छा, हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी, जैसे सिंध यूनिवर्सिटी पुरानी थी जी सर, इस तरीके से वो तो उनकी बनाई हुई थी, सर अब्दुल क़य्यूम का, जैसे सर सैयद यूनिवर्सिटी बनी थी इस तरीके से। तो वो कहने लगे कि यार वहाँ इलेक्शन जो हुए थे, आप लोग इलेक्शन में झगड़ा करते हैं, सिंधी महाजिर। तो कहने लगे कि जब वहाँ हम पढ़ते थे तो वहाँ पर सर अब्दुल क़य्यूम खान, और सर तो नहीं थे उस ज़माने में, अब्दुल क़य्यूम खान, सही बात है, वो थे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार, और ज़ैड लारी उनके मुखालिफ थे। तो हम सर अब्दुल क़य्यूम खान की तरफ थे। तो कहने लगे कि जब इलेक्शन हुआ तो उसका रिज़ल्ट निकला तो उसमें सर अब्दुल क़य्यूम खान जो थे वो जीत गए। तो हमने एक जुलूस निकाला। वो कहाँ से निकाला कि जहाँ पर ये ज़ैड लारी वाले रहते थे। अच्छा, वो भी हॉस्टल में रहते थे वहाँ पर, क्योंकि गए होंगे, आए होंगे कहीं से। तो उन्होंने कहा कि हमने तो वहाँ जब उनके सामने से निकले ज़ैड लारी के, तो हम ये नारे लगा रहे थे कि लारी था या छकड़ा था, फ्रंट एंड मेल तगड़ा था। तो कहने लगे हम इसके ऊपर झगड़ा नहीं करते, हम तो ये ऐसी बातें करते थे, तुम लोगों भी ऐसी बातें करनी चाहिए, पढ़ने लिखने लोगों की आपस में साथीदार थे कि समझाते थे तो सर ये कि भाई इस तरह की न करें, लसानियत की बातें। तो ये इस टाइप की उन्होंने बातों से हमें हमारा मोरल बूस्टअप किया कि भाई देखें ये आप लोग बड़े अच्छे करते हैं। तो हमारे यहाँ फिर जब इलेक्शन जब भी होता था तो हम एक आदमी को सेक्रेटरी रखते थे और दूसरे आदमी को वो रखते थे प्रेसिडेंट और दूसरा अहदेदार। तो इस तरीके से वो चलता था सिलसिला। सही। उसके नतीजे में ये हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके अंदर मेरी थी फर्स्ट डिवीज़न। ओल्ड कोर्स था मेरे उसमें, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो मिलते हैं पैसे, तो मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिले लिया। ग्रेजुएशन सिंध यूनिवर्सिटी से किया? सिंध यूनिवर्सिटी सर, मैंने बताया सारे एजुकेशन मेरा वही है। मैं वहाँ से एमए फाइनल का इम्तिहान देकर पॉलिटिकल साइंस में इम्तिहान देकर आया था। रिजल्ट मैंने कराची में देखा, 69 में मैंने अपियर हुआ था वो। अच्छा। उस ज़माने में शेरी रहमान के वालिद जो थे उस ज़माने में वाइस चांसलर थे। अच्छा। क्योंकि वो अच्छा एक और भी बात बता दूँ आपको, ये इंटरेस्टिंग है कि मैंने 11वीं क्लास के अंदर मैट्रिक किया था। 11वीं जमात में था मैं। 11 जमात में मैट्रिक होता था हमारे ज़माने में। ये 10 में नहीं होता था? नहीं 10 में तो इसलिए शुरू हुआ, हमारा लास्ट बैच था जो 11वीं, क्योंकि हम सिंधी का भी इम्तिहान देते थे वहाँ। तो जब ये टिक्का खान पहुँचे वहाँ तो इन्होंने उसको 10वीं जमात कर दिया, क्योंकि उनकी बच्ची अपियर होनी थी मैट्रिक के अंदर। तो उन्होंने उस वक्त से फिर वो 10वीं जमात हो गई। तो 11वीं जमात का आखिरी कोर्स था हमारा। और काजी आई काजी साहब जो थे वो हमसे शायद उसी साल रिटायर हुए थे जब हम इम्तिहान दे रहे थे। तो बहरहाल ये मैं बता रहा था। ये आपकी एजुकेशन है। उसके बाद फिर कराची आ गए सर? उसके बाद हुआ ये कि मैं वहाँ जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं वहाँ बशारत अखबार जो हैदराबाद का था, मुशर्रफ, उसके अंदर मैं पार्ट टाइम काम करता था। सही। तो हैदराबाद में तो मेरे एक दोस्त थे निज़ाम सिद्दीकी साहब, वो नवाए वक्त के यहाँ रिपोर्टर बन गए थे। तो उन्होंने कहा यार गौरी साहब आप जो है कि जर्नलिज्म अगर आपको करना है तो जर्नलिज्म हैदराबाद में नहीं कराची में है, कराची आओ तुम, कराची आओ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैं कराची कोशिश करता हूँ। तो मैं इम्तिहान देकर मैं चला गया कराची। वो क्योंकि वो आते रहते थे, वो भी हैदराबाद में रहते थे, निज़ाम सिद्दीकी। वो मुमताज़ भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े दोस्त हैं। इसलिए कि जब निज़ाम सिद्दीकी नवाए वक्त के चीफ रिपोर्टर थे, जिस ज़माने में भुट्टो साहब ने अपनी मूवमेंट शुरू की पीपल्स पार्टी की, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ वो मिल गए। और वो रिपोर्टर पीपल्स पार्टी की तरफ को कवर करने के लिए उन्होंने वो जो थे नवाए वक्त के एडिटर, उन्होंने उनसे कहा कि आप इनको कवर करें। तो वो जहाँ भी जाते थे भुट्टो साहब और ये मुमताज़ भुट्टो ये उसका जलसा कवर करते। तो इनके ऐसे दोस्त बन गए थे कि ये वाक़या रिपोर्ट करने का लिए जो मैं बता रहा हूँ।
कि जब ये जो इस्लामिक सरबरा कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, हाँ 70 लाड़काने में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था वहाँ लाड़काने में, अल-मुर्तज़ा हाउस में। अल-मुर्तज़ा हाउस में। तो वो जो वहाँ का सर्किट हाउस जो था, उस अब सारे वहाँ लीडर आए हुए थे, तो जगह तो थी नहीं कहीं भी। तो सर्किट हाउस के अंदर इंतज़ाम ये हुआ था कि भाई जर्नलिस्ट को सरकारी ऑफिसर जो हैं वो स्टे करेंगे। तो निज़ाम सिद्दीकी का मैं एक वाक़या बता रहा हूँ ये मैं, और उनकी बात कह निज़ाम सिद्दीकी ने जाके सर्किट हाउस के अंदर जाके अपना सामान दे दिया, कहने लगा ये कमरा मेरा है, इसमें मैं आके रुकूँगा, और अपना सामान रख कर वो चले गए। नसीम अहमद डॉन की चीफ रिपोर्टर थे लंदन के अंदर हमेशा, बहुत अरसे तक। तो भुट्टो साहब उनको लेकर आए थे एज ए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। तो अब जब वो आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी भुट्टो साहब का दोस्त हूँ, इतना पुराना जर्नलिस्ट हूँ मैं, और ये मुझे लेकर आए हैं, उन्होंने मुझे अपना बनाया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो उसने आकर पूछा कि ये कमरा किसका है। उन्होंने कहा साहब वो निज़ाम सिद्दीकी साहब आए थे। ये कौन है निज़ाम सिद्दीकी? उन्होंने कहा वो जर्नलिस्ट जो हैं। तो कहने लगा इनका सामान निकाल कर रख दो एक तरफ। अब उसने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, वो भी भुट्टो साहब का दोस्त है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। खैर उसने कहा कि रख देंगे साहब। उसने निज़ाम सिद्दीकी को जाके बता दिया कि यार तुम्हारा सामान। तो वो आए नीचे, अंदर आकर वो उसके हाथ में गिलास था नसीम अहमद के। तो निज़ाम सिद्दीकी आया कि उससे पूछा मेरा सामान किधर रखा है? कहने लगे सर साहब ये कह रहे हैं कि उधर रख दो ले जाकर। उसने ऐसा थप्पड़ लगाया उसको वहाँ पर। अच्छा, भुट्टो साहब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, ओहो, और ही इज ए जर्नलिस्ट निज़ाम सिद्दीकी। वाह। तो मैं वो बात बता रहा हूँ उसकी कि रिपोर्टर इतना ताकतवर होता था, इतना ताकतवर था। अब वो भुट्टो साहब को मालूम हुआ कि भाई ये तो उसने भुट्टो ने बुलाया उसे, निज़ाम को नहीं बुलाया। नसीम अहमद से कहा, कहने लगा तुमने ये हरकत क्या की भाई? तुम्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि उसका सामान उठा कर रख दो? तुम्हें जगह चाहिए थी, मैं दूसरी जगह दिलवा देता। तुमने उसको बिला वजह छेड़ दिया। वो भी जर्नलिस्ट है तुम्हारी तरह, जैसे तुम जर्नलिस्ट हो। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो ज़माना था जर्नलिज्म, वो ज़माना था, हाँ जर्नलिज्म का सर। कि आप अगर उससे बदतमीज़ी करेंगे, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते थे। आप कह देते तो वो भी खाली कर देता कि यार तुम सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हो और जर्नलिस्ट हो, पुराने ओल्ड सीनियर। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो ज़माना था। आप सर फिर यहाँ पर जब आए तो पहले कौन सा अखबार ज्वाइन किया? शेख अली मोहम्मद इबरत के एडिटर थे। मैं वहाँ जाकर बैठता था। शेख अली मोहम्मद साहब, दोस्ती थी, बड़ा नाम है। हाँ, उनसे अजीज़ शेख खोकर, गुलाम मोहम्मद खोकर, उनका भाई खैर मोहम्मद खोकर जो न्यूज़ एडिटर था, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। वहीं ये रहते थे, क्या नाम है, निज़ामानी साहब का घर वहीं था जहाँ इबरत का दफ्तर है। गाड़ी खाता इधर वो साईं की वो थी हैदराबाद जतोई साहब का बिल्डिंग, उसके अपोजिट में जो गली जहाँ कोने पर। सर मैं खुद इबरत का रिपोर्टर रहा हूँ, मुझे पता है। अरे सर, अच्छा ये तो मैं अंदर गली में जो है ना। हाँ, तो वहाँ रहते थे। तो मैं जाता था निज़ामानी साहब से मिलने के लिए, सलाम दुआ करने, तो मैं उनसे भी मिलता था। तो मैं एक और मैं वाक़या बता दूँ, ये निज़ामानी साहब ने कहा कि यार जब पार्टीशन हुआ, ये वाक़या हमें वो सुनाते रहते थे बुला कर यूनियन वालों। तो कहने लगे कि यार मेरा एक दोस्त जो अलीगढ़ में मेरे साथ पढ़ता था, वो वहाँ पर डायरेक्टर एजुकेशन वो भी था। तो जब वो आया यहाँ पर, तो उससे मैंने पूछा कि तुम कैसे कहाँ रहोगे? तो उसने कहा अभी तो कोई जगह नहीं है। तो मैंने जिस मकान में मैं रहता था कराची में, फ्लैट में, वो फ्लैट की चाबी मैंने उसे दे दी। अच्छा। मैंने कहा ये चाबी रखो, इसके सिर्फ जो एक कमरा जो मेरा है उसको आप ज़रा वो देखभाल ज़रा करना, बाकी का पूरा फ्लैट आपका है। तो कहने लगा क्योंकि मैंने उनसे ये कहा था कि मैं जब भी आता हूँ मैं इसी में आके ठहरता हूँ यहाँ। तो कहने लगा कि मैं वहीं ठहरता था, तो मैंने उसको दे दिया। आप लोग ज़रा सी बातों पे लड़ाई करते हैं यार, तो कमाल करते हैं। तो मैं यह बता रहा था कि ही वॉज सच ए ग्रेट मैन। और छोटे से कद के थे, लेकिन वो उनका आप ये इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो जो लाइब्रेरी है इस वक्त मुस्लिम कॉलेज के अंदर, वो सिंध लाइब्रेरी कहलाती थी। गवर्नमेंट ने वो रखी हुई थी अपने पास। अच्छा।
अच्छा। थी वो नूरमद हाई स्कूल के कंपाउंड में, लेकिन उसको बनवाई थी सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध लाइब्रेरी बना कर रख दी थी। सही सही तो सही। ये जब AM निज़ामानी साहब आए तो इनसे कहा गया कि भाई वो तो आप लाइब्रेरी तो अपने उसमें करें, उसको वापस लें। तो भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने में या चीफ मार्शल लाइब्रेरी, उन्होंने वो लिखवा कर और उनको बुलाया भुट्टो साहब को। भुट्टो साहब ने उसका इफ्तिताह करके हैंड ओवर किया निज़ामानी साहब के। निज़ामानी साहब, मेरी भी मुलाकात भुट्टो साहब से वहाँ हुई थी, उस कॉलेज में। मैं उस ज़माने में सोशल सेक्रेटरी था उस कॉलेज का। सही तो सही। इस तरीके से कुछ सिलसिला आगे चला। तो मैं जब हैदराबाद में था, इम्तिहान दिया, तो निज़ाम सिद्दीकी आए, कहने लगे यार तुम कराची चलो, अपना वक्त ख़राब नहीं करो, तुम जाके मिल लो किसी से। सही। यही शेख अली मोहम्मद उससे कहते थे कि यार तुम गौरी साहब, तुम जर्नलिज्म अगर करना है, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, कराची जाओ, वहाँ पर तुम्हारा चांस है यार। तो वरना यहाँ तो ये इबरत अखबार सबसे बड़ा अखबार है, यहाँ उर्दू अखबार तो कोई नहीं चलता, तुम इसमें क्या बैठे हो मुशर्रफ के अखबार के अंदर। तो मैं कराची आ गया। कराची में आकर मैंने शुरू किया, चचा अब्बासी का एक अखबार निकलता था, कमेंट, एक इंग्लिश अखबार था, वो निकालते थे। ये चचा अब्बासी असल में बहुत पुराने जर्नलिस्ट थे, अलीगढ़ से आए थे और इनकी भुट्टो साहब से भी दोस्ती थी। ये लाड़काना में भी जाके रहे थे। तो वो कराची आकर वो उन्होंने अखबार एक निकाल रखा था छोटा सा, तो उसमें मैं शाम को रिपोर्टिंग करता था और सुबह मैं जाता था हुर्रियत अखबार में, मुझे नौकरी मिल गई। सही सही सही। यहीं से आपने शुरू किया और फिर इंग्लिश जर्नलिज्म, फिर दान अखबार। उसके बाद में फिर मुझे जो हुआ कि भाई अब क्या करें, तो प्रेस क्लब की एंट्री बड़ी मुश्किल से मिलती है। बड़ी मुश्किल से, हाँ, ये सुना है। वही मैं बता रहा हूँ। तो प्रेस क्लब आता था मैं खाना खाने के लिए, तो प्रेस क्लब में खाना मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो नॉन मेंबर्स के लिए नहीं है, मेंबर्स के लिए है। तो सामने ही क्लब के सामने से एक लेबर डिपार्टमेंट था, वो जो एक आप देखा होगा वो जो लगा हुआ बैंक के बराबर में, एक वो लेबर डिपार्टमेंट का दफ्तर, लेबर डिपार्टमेंट वहाँ अंदर था। वहाँ एक वो थी रेस्टोरेंट, छोटी रेस्टोरेंट। तो मैं खाना वहाँ खाता था बैठ के, और वहाँ से आकर मैं प्रेस क्लब में खबरें बनाते थे। सही सही। तो मैं कहता था यार क्लब का मेंबर बनना। सर मेंबरशिप कब मिली क्लब की? ये मुझे मिली 70s के अंदर। 70s के अंदर मिली। और अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने कैसा पाया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपकी नज़र में उसकी कौन सी ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ, शहीद कर दिया गया? आपकी नज़र में भुट्टो साहब क्या थे, क्योंकि आपने उनसे मुलाकातें भी आपकी रही? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मैं समझता हूँ कि ही वाज इन द रियल सेंस इंटेलेक्चुअल। मतलब इंटेलेक्चुअल इस लिहाज से थे कि एक तो उनमें आदमी की परख बहुत ज़्यादा थी, आदमी को पहचान कर उसके हिसाब से गुफ्तगू करते थे वो आदमी का। मतलब ये क्या, दूसरे उनका एजुकेशन बैकग्राउंड जो था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब ये कि उस ज़माने के अंदर अगर कोई दूसरा आदमी हो सकता था तो वो A.K. पुरोहित थे, लॉयर बहुत बड़े, और दूसरे सियासतदानों में सोहरावर्दी बहुत बड़े थे, भुट्टो साहब थे। और उसके बाद में वो ईस्ट पाकिस्तान से सोहरावर्दी साहब, वो भी पढ़ लिखे बहुत बड़े वकील थे। और ये इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब बने, उन्होंने पीपल्स पार्टी अपनी फाउंडेशन दी, तो उसके बाद में इनके मतलब ये कि इनकी जो खूबियाँ थीं, जो अगरचे वो मुस्लिम लीग के भी मेंबर रहे, अयूब खान की मुस्लिम लीग में वो सेक्रेटरी जनरल भी थे उसके, और पापा डैडी भी कहते थे उन्हें। लेकिन उनका स्टार्ट था वो, उन्होंने स्टार्ट अपना जो लिया था वहीं से लिया था। लेकिन जब वो उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी बनाई तो उनके तमाम हुनर और उनकी खूबियाँ और महारत और सियासत उसके अंदर खुली जब वो प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी बनकर उन्होंने पब्लिकली डीलिंग शुरू की। अब पब्लिक डीलिंग जो है वो आप ये समझ लें कि हैदराबाद, क्योंकि वहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, तो एक उस ज़माने में एक कानून भी था, बनवाया था भुट्टो साहब ने जब अयूब खान थे, तो उसमें था कि जो सेटलर्स हैं जो हिंदुस्तान से आए हैं वो शायद 56 के बाद
या 54 के बाद जो है उनको वो तो मतलूबा इमलाक में से जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ, जो आ गए हैं पहले उनको मिलेगी। हाँ। तो इसकी वजह से बहुत से लोग नाराज़ भी थे उनसे। सही सही सही। तो वो एक मसला था। अदरवाइज ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग यूथ्स उस तो ज़माने ये ज़बान का जो फटा हुआ था सर, आप तो उस वक्त ज़बान के, का मुमताज़ साहब के ज़माने में। हाँ, मुमताज़ साहब के जब ज़माने, मुमताज़ language- साहब तो आपके बड़े अच्छे सर मैं बता रहा हूँ करीबी दोस्त भी रहे, फर्स्ट कज़न भुट्टो साहब के। सर, मैं बताऊं कि मुमताज़ साहब, अब ये भी मैं आउट ऑफ, हाँ हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर, मुमताज़ भुट्टो चीफ मिनिस्टर। उनके कोई किसी बात पर शायद इख्तलाफात हो गए थे, और इख्तलाफात भी हुए थे वो, अब मैं अगर इसके ऊपर कहूँ तो अच्छी बात नहीं। नहीं, थोड़ा सा फिर भी बताएं किस पे हुए थे, दुरुस्तगी के लिए, तारीख की। क्योंकि नवाबजादा तो वो तो हाँ, मतलब ये कि हाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी भी बड़ी कदर करते हैं, क्योंकि सरदार के बेटे। हाँ, तो उनमें थोड़ी सी वो गुलाम मुस्तफ़ा खर वाली आदत भी थी थोड़ी सी। सही 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 सही, दोस्तियाँ रखने, औरतों से दोस्तियाँ रखने की, उसके अंदर इसको हम इस तरह कह सकते उसमें हैं। एक केस हो गया था। तो सबसे पहले उन्होंने मौलाना भुट्टो साहब को मालूम हुआ, तो भुट्टो साहब ने कहा, कौसर न्याय जी जाओ मुमताज़ से बात करो जाके। ये क्या कर दिया? ये क्या किया, उससे शादी करो। फिर तो उससे शादी करवाई उन्होंने। करवाई उसने? हाँ, सही। शादी करवाई। तो उसकी वजह से इख्तलाफात दोनों में पैदा हुए। ये इख्तलाफात नहीं थे, कुछ और भी इख्तलाफात थे। हाँ, तो वो उनके बंगले पर उन्होंने चोरी करवा दी। 100 एकड़ वाले बंगले पे? लाड़काने में बंगला था, हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वहाँ उन्होंने चोरी करवा दी। अब भुट्टो साहब में ये नहीं था कि पकड़वा दें उसे, हाँ, जिसने चोरी की है उसको पकड़वाना बहुत मुश्किल काम था। ये अखबार में छपी थी खबर कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में चोरी हो गई। अब ये किसने चोरी कराई वो एक अलग मसला था। अच्छा सर, हम आते हैं इसी पे कि आपने उर्दू के बाद फिर इंग्लिश सहाफ़त ज्वाइन की, तो डॉन अखबार से आपका कब ताल्लुक़ हुआ? और उसके अलावा मुमताज़ अली भुट्टो साहब की आपने कोई बात की, लेकिन मुमताज़ अली भुट्टो साहब से आपकी बड़ी करीबी एक ताल्लुक़ भी रहा, तो वो कैसी शख्सियत थे? लोग जानना चाहते हैं कि मुमताज़ अली भुट्टो साहब जो सिंध की तारीख़ का एक बहुत बड़ा नाम था। मैं एक मैं वाक़या बता दूँ। हाँ मुमताज़ सर, भुट्टो साहब। हाँ सर, जी सर। महराज मोहम्मद ख़ान यहाँ फेडरल मिनिस्टर लेबर जी हुआ जी करते जी, थे। बिल्कुल रहे हैं। तो उनके ज़माने में वो जो हड़ताल हुई, शायद बलिका के या कोई हॉस्पिटल हाँ, वो था, हाँ, उसके अंदर स्ट्राइक हो गई थी, तो वहाँ फायरिंग वायरिंग हो गई थी, जिसके नतीजे में महराज मोहम्मद ख़ान ज़ख्मी भी हो गए थे। उनकी आँख आई साइड का प्रॉब्लम हो गया था क्रिएट। तो एक और उससे पहले एक वो हो चुका था सिंधी लैंग्वेज वाला इशू, लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज का मसला हुआ था। बिल उर्दू का जनाजा बड़े धूम से निकले। वो तो जंग के अंदर उन्होंने रईस अमरोही साहब ज़माने में थे, उन्होंने वो लिखकर लगा दिया था, तो एक उससे बड़ा फसादात हुए थे। हाँ, उससे तो मुझे निज़ाम सिद्दीकी ने कहा, कहने यार गौरी साहब, आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी है मुमताज़ भुट्टो के बारे में, तो ऐसा करो तुम मीट द प्रेस करवा लो उसका, मुमताज़ भुट्टो साहब से। हाँ, तो मैंने मुमताज़ भुट्टो से। हाँ, मुमताज़ भुट्टो से। तो मैंने कहा कि वो तो हो तो जाएगा यार, मैं बात कर लूँगा, लेकिन यार कोई ऐसी बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। कहने लगा ये तो फिर आपका आउटलुक होना चाहिए कि आप कैसे करेंगे उसका इंतज़ाम। तो मैंने कहा यार अल्लाह मालिक, मैं बात करता हूँ कि उस ज़माने में वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर बन गए थे बाद में। कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, तो टेलीफोन का एक टेलीफोन लगाने के 10,000 रुपये मिलते थे उस दौर में। प्रेस क्लब में एक ही टेलीफोन था, मैं उस ज़माने में सेक्रेटरी था। तो निज़ाम सिद्दीकी ने कहा कि यार तुम कहो तो बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं ख़ुद बात कर लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने मुमताज़ साहब को एक लेटर भेजा, तो उन्होंने कहा कब आ जाऊँ मैं? मैंने कहा कि साहब आप तो फ़लाँ दिन, आप 2 दिन के बाद रख लेते हैं, शाम को 5 बजे, 4-5 बजे आ जाऊँगा मैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई। अब हमने कहा यार, निज़ाम सिद्दीकी ने कहा कि यार एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ पर बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। वो मैंने कहा क्या मतलब?
कहने लगा कुछ लोग ऐसे हैं जो लेबर लीडर हैं यहाँ पर बैठे रहते हैं, वो कुछ बरगला कर कुछ ऐसी बातें नहीं कर दें कि उससे वो नाराज़ हो जाएं, तो झगड़ा हो जाए, कोई उनके सपोर्टर आ जाएं। तो मैंने कहा ठीक है यार, वो देख लेंगे। तो अब जिस दिन था वो प्रोग्राम मीट द प्रेस, तो मैं आधे घंटे 1 घंटे पहले मैं आ गया। तो मैंने आकर देखा तो मैंने कहा चारों तरफ यार सफ़ेद ड्रेस के अंदर लोग अंदर घुस आए। मैंने कहा ये एक हमारा वो था सिक्योरिटी गार्ड हमारा जो था प्रेस क्लब का, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन लोग हैं? कहने लगे सर ये पुलिस के लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी की वजह से ये इन्होंने आके सबकी तलाशी ली है हर जगह की और ये पोस्टिंग हो गई है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर होगा कैसे काम? खैर मैंने कहा अच्छी बात है। तो मुमताज़ साहब आए तो सलाम दुआ हुई गए, रिसीव किया मैंने गेट पर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर एक छोटा सा प्रोग्राम जो है, पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट द प्रेस करने से पहले हम ऊपर चलेंगे लाइब्रेरी में, वहाँ बैठ के हम कुछ ज़रा इश्यूज़ जो हैं हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। सही बात है, अच्छी बात है, ठीक है। क्लब की रिवायत भी है तकरीबन। तो मैंने कहा एक तो ये भी है। दूसरी चीज़ ये मैंने कहा सर अब जर्नलिस्ट कहाँ बैठेंगे? ये आपके तो सारे आदमियों ने आके कब्जा कर लिया है यहाँ पर, सिक्योरिटी, इनको बाहर हटाएं। तो मैंने कहा इनको आप, कहने लगा मैंने तो नहीं कहा था इनसे। उन्होंने बुलाया अपने सेक्रेटरी को और उससे कहा इन सबको निकालो बाहर। सब लोग चले गए बाहर। अब हम ऊपर उनको लेके जीने पे गए, वहाँ ले जाकर गुफ्तगू शुरू हुई। टेलीफोन की बात आपने की? टेलीफोन की बात की। मैंने कहा सर देखिए एक ही टेलीफोन है यहाँ पर और जर्नलिस्टों की रिपोर्टिंग जो है वो इसी पर होती है, और बाद औक़ात कोई अपनी गर्लफ्रेंड से भी शुरू कर देता है तो बात किसी को घर बात करनी होगी, खबर नहीं पहुँचती। तो कहने लगा क्या चाहते हैं? मैंने कहा सर कम से कम 6 टेलीफोन आप हमसे एक्शन कर दें। कहने लगा हो जाएंगे, कल आ जाना। ठीक है, गुड हो गया ठीक है, अच्छी बात। ऊपर से नीचे आए, मीट द प्रेस शुरू हो गया। मीट द प्रेस में इतना क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने इतना क्रिटिसिज्म किया कि मुझसे निज़ाम सिद्दीकी ने भी सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। उसने कहा कि ये आपने बच्चों को मरवा दिया, ये किया वो किया, फलाना किया, ढिमका किया, ये किया वो। उन्होंने सबके जवाब दिए। उसके बाद में जब वो चले गए तो उन्होंने कहा बेटा अब आपको टेलीफोन नहीं मिलेगा। भुट्टो साहब ने कहा? ना, भुट्टो साहब ने नहीं कहा। और किसी ने बोला? निज़ाम सिद्दीकी ने बोला कि उन्होंने कहा यार कि टेलीफोन नहीं मिलेगा। इन्हें बुलाया था कि टेलीफोन हम लगवाएंगे, तो ये तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सही है। तो मैंने कहा यार देखूंगा, मैं सुबह चला जाऊंगा वहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जाके मुलाकात करूंगा उनसे। क्या अगर नहीं करेंगे, कौन सी ऐसी बात है यार, इतने दिन से नहीं था तो क्या हुआ? मैं वहाँ गया, सेक्रेटरी बैठा था उनका, वहीद नाम था शायद उसका। मैंने उनसे कहा, कहने लगा साहब ने बुलाया है। मैंने कहा सर कल जो प्रोग्राम था बोला था उन्होंने कहा था कल आ जाना। कहने लगा वो तो कहने लगा मैं आता हूँ अभी। बताने गए कि सर वो और साहब आए प्रेस क्लब से, बुलाओ। हाँ भाई कहाँ है तुम्हारा पर्चा? मैंने कहा भाई लगवा दो। 5 टेलीफोन, मतलब 50,000 के टेलीफोन उस टाइम पे लग गए। टेलीफोन का अब उसके आगे काम मैं बता रहा हूँ कि वो आदमी कितना अमली आदमी था। हाँ। कहने लगे गाड़ी है तुम्हारे पास? मैंने कहा सर मैं चला जाऊँगा, कोई ऐसा नहीं, अगर गाड़ी नहीं है तो मैं भेज देता हूँ भाई। मैंने कहा नहीं सर आप जहमत ना करें। हाँ आप जहमत ना करें सर, मैं चला जाऊँगा, एक साहब के साथ आया हूँ। अच्छी बात है, कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा नहीं सर, आप ये समझे कि मैं पहुँचाऊँगा कोई 1 घंटे के बाद वहाँ, मतलब हाँ इधर उधर गपशप करते रहे। 1 घंटे के बाद वहाँ पहुँचा तो वहाँ 3 या 4 टेलीफोन इंस्टॉल हो चुके थे। स्टार्ट हो चुके थे, लग गए। वाह 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 वाह। एक उसके अंदर पब्लिक टेलीफोन कॉल थी, वो 2 एक्स्ट्रा थे। 2 एक्स्ट्रा थे। एक उसमें और नहीं, जो 5वां टेलीफोन था या 4था टेलीफोन था वो नहीं लगा था। इंजीनियर वहाँ खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था मेरा। मैं आया वहाँ पर, ये उस ज़माने में खोसो था सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सक्खर वाला अपना। हाँ
तो ये मतलब इतने प्रैक्टिकल आदमी थे, वो लग गए फ़ोन। तो वो इंजीनियर मुझसे कहने लगा, गौरी साहब हमारे पास ही 3 या 4 टेलीफोन पड़े थे, ये हमने लगा दिए हैं, एक टेलीफोन नहीं है। अगर साहब का टेलीफोन आए और पूछें तो कहना का सब लग चुके हैं, लग चुके हैं, वरना वो उनको बड़ा। तो उसने कहा, मैंने कहा ठीक है यार, कोई ऐसी बात नहीं है। तो टेलीफोन तो खैर उनका आने की क्या ज़रूरत थी, वो इतना घबराया हुआ था कि 1 घंटे के अंदर उसने लगवा दिए टेलीफोन भाई। वाह वाह वाह। जो ऑपरेट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अच्छा सर, उसके अलावा मुमताज़ भुट्टो साहब की और यादें क्या हैं? और यादें मैं बता दूं आपको। हाँ, कुछ बताएं हमें, क्योंकि हम थोड़ा हट के बात करना चाह रहे हैं कि लोगों को पता चले मुमताज़ भुट्टो भी कोई था। मुमताज़ भुट्टो साहब, मैं बताऊं ना, इस मुल्क में 2 एडमिनिस्ट्रेटर पैदा हुए हैं। अच्छा। एक का नाम था गवर्नर कालाबाग, ओके, नवाब ऑफ कालाबाग। नवाब कालाबाग। ठीक है। वो जो कह देता था वो हो जाता था। वो उसी वक्त होना चाहिए। उसके अंदर हाँ वाएँ शाएँ ये कुछ नहीं चलेगी। सब लोग ये इससे डरते थे। एक बात, दूसरी चीज़ ये कभी उनकी कोई बेगम, कोई बच्ची कभी मंजर आम पर नहीं आती थी। नवाब ऑफ कालाबाग। नवाब कालाबाग, इतना उनका। और जब वो उस ज़माने में शराब पाबंदी नहीं लगी थी, जब वो उसमें जाते थे कभी आर्मी स्कूल के अंदर है, उसके अंदर या तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें, तो वो जो शराब पी रहे होते थे मिलिट्री वाले, वो नीचे अंदर रख देते थे उठा के अपना गिलास। अच्छा। कोई देख नहीं ले। कालाबाग, ये नवाब ऑफ कालाबाग थे। और मुमताज़ भुट्टो? मुमताज़ भुट्टो की यही बात बता रहा हूँ कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि खुसो ने एक मरतबा ये भी तय हुआ था कि 10,000 रुपये प्रेस क्लब को देंगे। देने 10,000 की थे शायद। हाँ, तो मैं तो उसने कहा था कि दूसरे दिन आ जाना मेरे पास, वो तो मिल जाएंगे पैसे। तो खोसो ने मुझे टेलीफोन किया, कहने लगे यार तो भुट्टो साहब के पास पहुँच चल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं पहुँच जाऊँगा, तुम पहुँच जाओ। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसने एक चेक जो बनाया था वो उसने आपके हवाले किया। वो मुमताज़ भुट्टो ने कही है। वो 10,000 उस दौर के आज के कितने के होंगे? आज के तो 10 लाख समझ लें। 10 लाख समझ लें। हाँ। तो वो दे दिया। अब मैं बाहर निकला तो अच्छा, उन्होंने मुमताज़ साहब ने उससे कहा खोसो से, बाबा इनके पास गाड़ी है, इनका इंतज़ाम ये कौन कैसे आए ये? उन्होंने कहा नहीं सर, ये अपने तौर पे आए हैं और गाड़ी का तो इंतज़ाम है हमारे पास, अगर ये कहेंगे तो हम ड्रॉप कर देंगे। तो कहने लगे चले जाओ। मैंने कहा सर मेरे पास एक इंतज़ाम है ऑलरेडी, मैं जिसके साथ आया हूँ मैं उन्हीं के साथ चले जाऊँगा, वो बाहर बैठे हुए। कहना अच्छा जी। इतने कदरदान थे कि वो मतलब इतना ख्याल करते थे। अब देखे ना उसके बाद क्या हुआ। खोसो मेरे जब हाथ मिलाकर मैं बाहर आ गया तो खोसो मेरे पास आया, यार गौरी साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने क्या, वो मेरा दोस्त था, वो पॉलिटिकल वर्कर था, वो तो लेटर एंट्री थी उसकी तो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो कहने लगा यार एक काम करना, इस चेक को बैंक में नहीं जमा कराना। क्यों? उसने कहा कि ये जिस चेक मैं लेकर आया हूँ इस अकाउंट में पैसे नहीं है हमारे पास। अरे तो फिर चेक क्यों इशू किया? तो उसने कहा कि दूसरे चेक बुक मुझे मिली नहीं, तो दूसरा चेक जब मैं कल भेजूँगा तो फिर उसको जमा करा देना। ओके ओके। और अगर ये खासा मुमताज़ साहब को इतला नहीं मिलनी चाहिए कि साहब वो चेक डिसऑनर हो गया है। इतने उनके ऑर्डर्स हो तो गए मैं होते ये बता रहा हूँ आपको कि ये इस किस्म का जो आदमी एग्जीक्यूशन पावर जो था ना उनका, कि मतलब जो कह दिया ज़बान से ना उस पर अमल होना चाहिए। ये मुमताज़ भुट्टो का बिल्कुल, ये कालाबाग का भी मैंने ये देखा और इनका भी यही देखा। बोले साहब साईं कायम अली शाह भी तो बढ़िया, आपकी तो बड़े अच्छे दोस्त भी थे। हाँ, कायम अली शाह और हाँ, बल्कि 1-2 मरतबा तो हम साथ भी मिले हैं। हाँ असेंबली इजलासों में। कायम अली शाह साहब तो बहुत नेक आदमी है, लेकिन उनसे मैंने एक बात सीखी। अच्छा जी। एक तो बहुत ही खामोश कारकुन है, साहब को आदमी हैं,
और बड़ी गुफ्तगू वो उस रखते हैं पोलाइट वे के अंदर। दूसरी ये मैंने उनसे कहा एक दिन उन्होंने दावत की थी, आपको मालूम होगा शायद कि उनके ज़माने में ये जो है टप्पी, अवैस मुजफ्फर टप्पी उनकी काबीना के रुकन थे, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रुकन बन गए थे, साईं से भी ज़्यादा पावरफुल। हाँ, खैर उसके बाद में उनका सितारा ग़ुरूब होना शुरू हो गया। हाँ, तो मालूम हुआ लोगों को जमाली जो है, हाँ, क्या नाम है इसका, जीएम जमाली। जीएम जमाली की उसकी मालूम नहीं कहाँ से दोस्ती हो गई थी टप्पी हाँ, बड़ी एक गहरी दोस्ती थी। तो असल जो चीज़ है, जो मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब ने चारों तरफ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, मालूम है प्रेस क्लब? हाँ, प्रेस क्लब के चारों तरफ खरीदी है, खरीदी हुई है प्रॉपर्टी। उनकी नज़र प्रेस क्लब पर भी है कि प्रेस क्लब अगर मिल जाए तो दो वहाँ ऐसे क्वार्टर हैं जो उनके पास नहीं है, वरना पूरा का पूरा ब्लॉक एक ज़माने में EFU की जो थी बिल्डिंग भी तो वहीं है। हाँ, पुराने, हाँ, मालूम है ना, इंश्योरेंस कंपनी की, उसके भी सेल के ऑर्डर लग गए थे फॉर सेल। तो टप्पी साहब के जहन में था कि प्रेस क्लब पे भी? सर वो तो एक वो था ना, तो उसने 50 लाख रुपए दिए थे शायद, 50 लाख रुपीज़ जर्नलिस्टों के लिए। उसने क्या किया जो नहीं करना चाहिए था टप्पी को, उसने जमाली साहब के नाम दे दिए, उनके हाथ में दे दिए चेक, नहीं बाई नेम। किसी इदारे को अगर डोनेशन देते हैं तो इदारे का नाम लिखा, इदारे का नाम का चेक होता है ना, इदारे का नाम का चेक, वो चेक नहीं था। अच्छा हुआ कि ये कि जमाली से उन्होंने कह दिया कि भाई वो आपको चेक मिल जाएगा, तो उसने बात की, क्या नाम है, सैयद कायम अली शाह से। तो उस ज़माने में ये अपने मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह, वज़ीर ख़जाना थे, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी थे और एडवाइज़र थे। हाँ। इन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, बाई नेम कैसे जाएगा चेक? तो उन्होंने साईं से कह दिया। अब उसने टप्पी होशियार आदमी था, इसने जमाली ने टप्पी को टेलीफोन किया, कहने लगे साईं वो तो अभी तक चेक मिला नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ हम देंगे। हालांकि वो ले चुके थे। नहीं, जमाली ने टेलीफोन का बताया तो टप्पी ने उधर से टेलीफोन किया शाह साहब को कि क्या हुआ उसका, तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा साईं वो असल में वो उसमें कुछ रह गया था, मैंने सोचा ये है कि एक बड़ी पार्टी करूँगा, सारे जर्नलिस्टों को बुलाऊंगा। हाँ। जैसे वो देते हैं ना, एक चेक देते हैं उसको, एक एजाज़िया या क्रिकेटर को जो चेक देते हैं बड़ा सा बना हुआ, हाँ। वो उसके अंदर मैं इनको दूंगा ताकि सबको मालूम हो जाए कि भाई पैसे दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो वो ये बहाना करके उन्होंने एक खाना भी रख दिया, एक लंच रखा, सारे जर्नलिस्टों को बुलाया और उसके अंदर उन्होंने वो चेक दे दिया। वो किसके नाम पे था? जमाली के नाम। हो 50 लाख रुपए। उसमें मुराद अली शाह ने वो कुछ नहीं की, वो कुछ नहीं कर सका मुराद अली शाह। कैसे वो तो भाई तो वो पैसे फिर आपको मिले प्रेस क्लब? सर वो मतलब वो तो उसके पास है ना। जमाली ने उसको कहता ये है कि मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं कहीं, AKD अंकल करीम डेडी साहब, अंकल करीम डेडी के पास उसने रखवा दिए हैं शायद। अच्छा, अब वो क्या इंतज़ाम है, कैसे क्या है, वो करता है क्या नहीं, लेकिन उसका असल मकसद जो था वो यही था कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए पैसे दिए जाएं। तो नाम ये था, लेकिन उसको इसलिए दिया था कि तुम प्रेस क्लब के ऊपर बिल्डिंग के लिए सहूलतकारी करो जी। लेकिन वो तो शायद कभी मुमकिन नहीं था, ना है। नहीं तो वो उस ज़माने में मुमकिन इसलिए नहीं था कि हमारा कुछ छोटा मोटा होल्ड था वहाँ पर। सही। अच्छा गोरी साहब, कोई ज़माना था कि प्रेस क्लब्स जो हैं वो जमहूरी जदोजहद में, और कराची प्रेस क्लब की एक हिस्ट्री रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो 3 बार सदर और 5 बार जनरल सेक्रेटरी। मैं बता रहा हूँ जी सर। MRD की तहरीक में भी ये सर असल में प्रेस क्लब कहीं भी नहीं थे। लाहौर में एक प्रेस क्लब था जो एक छोटे से कमरे में था, जहाँ सिर्फ लोग चाय पीते थे और ताश खेलते थे, वहाँ पर था लाहौर में। कराची प्रेस क्लब था, यहाँ तमोला होता था और लोग अपने खेलते थे और उसके बाद चले जाते थे
अपना ड्यूटी पर। इसके अंदर ये तब्दीली जो आई वो आई 69 के बाद। ओके। 70 में एक कंट्री वाइड स्ट्राइक हुई जो इंटरिम रिलीफ दिलाने के लिए हुई थी। एक वेज बोर्ड बना था 68 के या 67 में। 67 में बना था। 66 में प्रेस पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आया था। उस ज़माने में वेज बोर्ड बनाने के लिए उसके अंदर एक मुतालबा था कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि वेज बोर्ड बनाया जाएगा। तो वेज बोर्ड शायद 62 में बन गया था, लेकिन वो अमल नहीं करता था, एक्टिव नहीं था उसका। वो चेयरमैन जो था वो एक जस्टिस साहब थे, वो तो नहीं कर सके। नहीं हुआ। 69 के अंदर जब इंटरिम रिलीफ का ऐलान किया उसने वेज बोर्ड ने, तो उसके अंदर ये था कि भाई जब तक इनकी मज़ीद प्रोसीडिंग्स होंगी कि कितनी तनख्वाह रखी जाए कम से कम मीडिया वर्कर्स की। उसके बाद में वो होगा आगे। इंटरिम रिलीफ जो आया तो उसके अंदर सिर्फ जर्नलिस्टों का हिस्सा कवर किया हुआ था, और वो भी देने के लिए मालिकान यहाँ तो तैयार नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोग तैयार थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोग ये तैयार थे, लेकिन हमारी डिमांड थी, ये थी 69 की बता रहा हूँ बात, जब से ये आप कह रहे हैं कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ। उस ज़माने में सिर्फ एक ही प्रेस क्लब था और कोई भी नहीं था, कहीं भी कोई जानता ही नहीं था प्रेस क्लब क्या चीज़ है। तो 69 के अंदर जब ये हो गया तो हमने कहा कि भाई PFU जो थी, PFU जो ने डिमांड की कि भाई ये जो प्रेस वर्कर हैं खुशनवीस और जो चपरासी है वो है, महंगाई इनके लिए भी है, सिर्फ सहाफ़ी के लिए नहीं, सहाफ़ियों के लिए नहीं, रिपोर्टर के लिए। हाँ, रिपोर्टर्स के लिए। तो उन्होंने कहा ये तो हम नहीं देंगे, मालिकान ने कहा ये तो हम नहीं देंगे। पहले तो वो इंटरिम रिलीफ ही देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्योंकि थोड़ी सी मेजॉरिटी थी और वहाँ वडेर शाही इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी, तो उसके नतीजे के अंदर उन्होंने कहा कि हम यहाँ तो देने के लिए तैयार हैं, आपकी का मसला है। तो इसके लिए 10 दिन हड़ताल हुई थी कंट्री पूरे पाकिस्तान में। 10 दिन कोई अखबार नहीं निकला कि ये डिमांड थी। इतनी बड़ी जदोजहद हुई। ये ऐसी जद्दोजहद थी कि जिसका की नज़ीर ना इंडिया में मिलती है ना यूरोप में मिलती, कहीं भी नहीं मिलती, कि जिसके अंदर जर्नलिस्टों ने ये कहा हो कि उनके वर्कर्स को भी 10 दिन तक अखबार ना निकले हो। बहुत बड़ी जदोजहद थी। तो ये आगे चल के प्रेस क्लब कराची जो है वो स्ट्रगल्स में किस तरह शरीक रहा, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हाँ जी सर। अब ये स्ट्राइक जो थी तो हम जुलूस प्रेस क्लब से यहाँ से निकालते हैं। उस ज़माने में रीगल जो सेंटर रीगल चौक बड़ा वो क्या हर चीज़ की हंगामा वहीं होता था। हाँ, हर मुजाहरा वहीं होता था। अब जब जर्नलिस्टों ने अपनी मूवमेंट चलाई 10 दिन तक हम जुलूस निकालते थे ना, तो प्रेस क्लब से निकलकर पूरे उधर का चक्कर चला के सदर का एल्फी स्ट्रीट और वगैरह से करके आकर फिर क्लब में आके तकरीरें करते थे। सही। इस तरीके से उसका जो सिस्टम जो है डाइवर्जन जो शुरू हुआ, हाँ, वो ये हुआ कि फिर प्रेस जब हड़तालें ख़त्म हो गई, हमारी 10 दिन की हड़ताल ख़त्म हो गई, तो उसके अंदर 50 आदमी हमारे वर्कर जो थे बड़े बड़े मुमताज़ लोग, उनको निकाल दिया गया, उनकी निकाल दिया इदारों ने। उसके बाद जब हड़ताल हुई तो 150 आदमी निकाले गए, जिसमें इब्राहिम जलीस और अफजल सिद्दीकी, ये सब लोग निकाले गए, जो बाद में फिर स्ट्रगल मतलब ये को तो चलती रही, रेस्टोर हो गए फिर वो बाद में। वो तो जर्नलिस्टों की स्ट्रगल थी सर, क्योंकि 1966 के अंदर जब वो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आया था, उसके खिलाफ मूवमेंट एक डेवलप शुरू हो गई थी कि भाई आपने 66 के अंदर स्ट्रांग होता था जर्नलिस्ट के अपने रोजगार को दोबारा रिस्टोर करवा लेता था जी। और ये प्रेस क्लब्स और ये PFUJ उनके तहफ़्फ़ुज़ करती थी सर। मैं यही तो जद्दोजहद करती थी। ये उसने इतनी स्ट्रगल की जिसके नतीजे के अंदर
ये ख़त्म करनी पड़ी है ना। सही सही। वरना पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब मैं एक और मैं बात बताऊँ आपको प्रेस क्लब की, कि प्रेस क्लब इस तरीके से एक्टिविटीज़ सारी की सारी प्रेस क्लब में होने लगी। हमारी जब जर्नलिस्टों की होने लगी तो जो लोग वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करते थे वो भी आ जाते थे प्रेस क्लब के ऊपर, वो भी आ जाते थे, तो वो फोटोग्राफर महफूज मकाम समझने लगे सब तो उसको। वहाँ सारा एक्सप्रेस वालों का जो सामने बिल्डिंग है वो शीशे लगे हुए थे बहुत बड़े बड़े, वो उसकी तोड़ फोड़ हो गई। एक जुलूस आया, उसने पथराव किया काफ़ी। अच्छा। तो उसके बाद में एक अलग से प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए कि भाई ये तो उधर PIA वाले तंग करने लगे कि भाई यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन होता है तो हमारा वो हो जाता है ट्रैफिक का, इधर ये इनकी बिल्डिंग जो टूट फूट हो गई उसमें, तो यहाँ कोई किराएदार आता नहीं था। सही सही। तो सही, ये सिलसिले चले, तो लेकिन वो दिन ब दिन स्ट्रगल का सेंटर जो है प्रेस क्लब बन गया। सही सही सही। तो प्रेस क्लब से फिर मूवमेंट शुरू हुई हर किस्म की। तो MRD मूवमेंट भी वहीं से शुरू हुई। भुट्टो साहब को जब फांसी तो हुई, उस ज़माने में एक आर्डर निकला था माशाल्लाह वालों का, वो ये था कि कोई शख्स, कोई लीडर अपने घर पर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ना मीटिंग करेगा, ना कोई पॉलिटिकल ग्रुपिंग का कोई इजलास होगा, ना कोई जल्द से जुलूस निकलेंगे डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लिए बगैर। ओके। अब डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेना और ये काम करना कि पकड़े जाएंगे हम फिर, तो कोई भी आदमी अपने घर पर ना जुलूस निकालता था, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कुछ भी नहीं करते थे। वो सब प्रेस क्लब पे आ जाते थे। नहीं, वो मैं एक वाक़या बता रहा हूँ। जिस दिन ये ऑर्डिनेंस, ये इतला आई थी, छपी थी, उसी दिन कराची यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया। NSF और जमीयत उलमाए इस्लाम का झगड़ा हो गया, वो दो स्टूडेंट्स यूनियन दोनों की। हाँ, हुआ था। वो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आ गए, हमारी पिटाई हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। गवर्नमेंट की साइड आ गई थी ना, वो जमात वाले उनको सपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट को, ज़ियाउल हक का ज़माना था तो उसको सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने कहा, हमने कहा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करें, हमारे पास पैसे, मैंने कहा पैसे ऐसे छोड़ दें आप। मैंने बन्ना साहब से बात की, बन्ना साहब ने कहा भाई ये मजलूम है, ये तो आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो है इशू एक्सप्रेशन आते हैं उसमें उसके अंदर आप इनको सहूलत दें। मैंने कहा ठीक है। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने वहीं उसी दिन उसी रात को करवाई उनकी स्टूडेंट्स की। इस तरीके से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इस तरीके से हौसला बन गया लोगों का हौसला बन गया, और कि वो प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। सही कि भाई ये जगह है। अब जब प्रेस क्लब की होने लगा तो BBC के ऊपर खबरें आती थी सारी की सारी। BBC में कराची प्रेस क्लब का जिक्र होता था कि भाई कराची प्रेस क्लब के अंदर वहाँ लोगों ने बैठ कर ये किया, ये बात की। सही। इसके नतीजे में प्रेस क्लब का इतना चर्चा हो गया कि हर एक ने कहा प्रेस क्लब बनाओ अपने। तो फिर सबने पूरे पाकिस्तान में फिर प्रेस क्लब बनने पीपल्स पार्टी की मदद से और मिनिस्टर्स की मदद से हर एक ने अपने अपने शहर में प्रेस क्लब बनवाया। क्या बात है गोरी साहब, ये बड़ी आपने हिस्ट्री बता दी। अच्छा, मिनहाज बरना साहब से भी आपने बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ रहा, काम किया। उनकी शख्सियत कैसी थी? नौजवान नस्ल गन्ना ग्रुप तो बहुत सुनते हैं आजकल के सहाफ़ी, उनको ये नहीं पता कि मिनहाज बरना साहब क्या थे। मिनहाज बरना साहब ने असल में अपना जर्नलिज्म तो शुरू किया था बिफोर पार्टीशन। ओके। लेकिन पार्टीशन के बाद वो यहाँ आ गए थे और यहाँ उन्होंने जर्नलिज्म शुरू कर रखा। स्टार्ट ही इन्होंने यहीं से किया। ये हुए M.A. शकूर साहब हुए, असरार साहब हुए, इन लोगों ने M.A. शकूर साहब और असरार साहब साफ़ियों को मुत्तहिद किया और इन्होंने इसके अंदर मीटिंगें होती थी, क्योंकि ये सब लोग थे प्रोग्रेसिव लोग, लेफ्ट प्रोग्रेसिव। उसके नतीजे में इसके नतीजे में हुआ ये कि अल्ताफ़ हुसैन डान के एडिटर हुआ करते थे, वो कायद-ए-आज़म ने रखवाया था उन्हें एज एडिटर। अल्ताफ़ हुसैन जो सहाफ़ी थे ना, पहला एडिटर जो थे अंग्रेज़ों के बाद जो थे बने एडिटर अल्ताफ़ हुसैन थे। ओके। अच्छा सर, अल्ताफ़ हुसैन से आप याद आया कि MQM के भी एक अल्ताफ़ हुसैन जी, वो थोड़ा सा उनको भी हम याद कर लेते हैं। तो उनका क्या ये यहाँ पे आना एकदम से,
मुतज़ाद इतलात के इस्टेब्लिशमेंट लाई, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ीरो किया, और ये इंडिया से ताल्लुकात, अब ये जिनापुर, ये बहुत सारी चीज़ें, और उनकी छोड़ी हुई जमात ये एक बिल्कुल इसको पूरा सा आप मुख्तसरन किस ये सर एक बिल्कुल अलग कहानी है। अच्छा, थोड़ी मुख्तसर सी आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे, मुख्तसर से ये क्योंकि आप उर्दू बोलने वाले भी हैं और आपने बहुत गहराई से देखा है। असल में एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान जब से बना है, उसका होल एस्टेब्लिशमेंट करा है पाकिस्तान पर। कायदे आज़म के साथ और वो हो गया वाक़या कि वो उनको अल्लाह मियां ने ज़िंदगी नहीं दी इतनी कुछ करने की। क्या वाक़या? लेकिन हुआ ये, जो सुना है वो क्या वाक़या कायदे आज़म वाला? कायदे आज़म का वाक़या तो ये है कि वो बीमार तो थे, कायदे आज़म बहुत बीमार थे, लंग्स का था। तो उनको इन्होंने उठाकर वहाँ भेज दिया अपना कोयटे में, वो कौन सी जगह, ज़ियारत, जहाँ ज़ियारत में भेज दिया, कोयटा में। अब वहाँ डॉक्टर जो पहुँचेगा वो कैसे पहुँचेगा, और जहाज़ जो दिया, जब वापसी में जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो वहाँ से लाने के लिए कि वो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, एम्बुलेंस ख़राब हो गई, हम कायद को ना बचा सके। तो असल जो चीज़ थी वो यही थी कि उस ज़माने में भी जो होल्ड था तो एस्टेब्लिशमेंट का था, क्योंकि अपने जिन्ना साहब जो थे वो तो बीमार थे, लियाकत अली ख़ान शहीद हो गए। तो इन दो आदमियों के हटने के बाद मंजर आम से कोई आदमी ऐसा नहीं रहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट से, तो ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो थे वो असल में पुराने वो आदमी थे, ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल जो बने। तो उन्होंने निज़ामुद्दीन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से कहा कि आप हट जाएं, आप बन जाएं प्राइम मिनिस्टर और वो मैं बन जाता हूँ गवर्नर जनरल। तो ये सूरत हाल बनी उसके नतीजे में सारा, वो बोल भी नहीं सकते थे, उनकी सेक्रेटरी जो थी उनके कानून बनाकर बताती थी कि ये क्या कह रहे हैं। गुरी साहब, मार्शल लॉ का दौर कैसा आपने फेस किया, ये बीइंग ए जर्नलिस्ट? क्योंकि आप उस वक्त एक हार्ड नौजवान। सब मार्शल लॉ के दौर का तो मैं बताऊं कि देखें, हर चीज़ की एक इब्तिदा जो होती है बड़ी इम्प्रेसिव होती है। आप कोई काम शुरू करेंगे, जैसे आपने ये शुरू किया है, आपने इतना पैसा लगा दिया है इसके अंदर, अब कोई दूसरा आदमी जो आएगा ना वो इस तरीके से नहीं करेगा। आपका भाई भी अगर आएगा तो वो कहेगा यार तो ज़माना ख़त्म, अलग अंदाज से करेगा। हाँ, अलग अंदाज से सही। तो मार्शल लॉ जब आया था तो उस ज़माने में आपको मालूम है कि मिलावट शुदा सामान जो है नाले में बहता था। अच्छा, ये बंस रोड का जो नाला है इसके अंदर मिर्चें, घी, तेल सब ने फेंक दिया था। डर खालिश चीज़ें मिलती थी मार्केट में। डर के मारे उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ आ गया है, मार देंगे ये लोग। क्या बात है, क्या बात है। तो ये एक उसकी मतलब ये एक अच्छाई थी, ये अच्छाई थी। अच्छा, फिर बुराइयां भी, जर्नलिज्म पे पाबंदियां, और फिर बुराइयां शुरू हो गई, क्योंकि वो एक गिरफ्त जब ख़त्म हो जाती है ना, अगर जैसे आप ये समझ लें कि इमरान खान के ज़माने में एक केस हुआ था, आपको मालूम है, कहीं से अमेरिका से खातून आई थी। हाँ। और वो कहीं रात को जा रही थी अपने बच्चे के साथ। हाँ। उसको रोक कर कुछ 3-4 लोगों ने जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, रेप किया था। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजह यही थी कि वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने अपना टेलीफोन करवा दिया। उन्होंने कहा यार ये तो उन्होंने तो उस आईजी ने ये कहा उस ज़माने के, उसने कहा इनको रात को इतनी देर जाने की क्या ज़रूरत थी अकेले। केस दब गया, वो केस ख़त्म हो गया। सही। अगर इमरान खान उस ज़माने में उनके खिलाफ कार्रवाई कर देता ना तो उसकी वाह हो जाती कि भाई ये तो किसी से डरते ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ। लेकिन वो क्योंकि थ्रू भटिंडा लाइन आए थे, सपोर्ट उन्होंने ली थी इलेक्शन के अंदर जो जैसे ली जाती है सपोर्ट, तो उसके नतीजे में वो एक्टिव नहीं हो सके। अच्छा, इसी तरीके से इमरान खान को एक ये अपना जो थे जनरल बाजवा का भाई या कज़िन, वो था गवादर का इंचार्ज। गवादर जो पोर्ट बन रही थी, हाँ। उसने वहाँ से इतना पैसा कमाया
इतना पैसा कमाया और उसने जाके वो पिज़्ज़ा हट या मालूम नहीं वो खोल रखे हैं अपने पूरे अमेरिका और हर जगह। उसकी ये खबर आई जो ऑफिशियली थी कि इसने इतना पैसा कमाया और इसने इतनी प्रॉपर्टी, जब यहाँ से रिटायर हुआ उसे जब ये खबर मिल गई इमरान खान को और दूसरों को कि भाई इसने बहुत पैसा बना लिया है और ये इसने बाहर इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक खबर छपी अखबार में। तो इनसे पूछा गया इमरान खान ने कहा मैंने मालूम कर लिया सब झूठा प्रोपेगेंडा है, जबकि इट वाज 100% सही था। सारी चीज़ें गवर्नमेंट की थी वो जो जिसने बताई थी, क्योंकि गवर्नमेंट आपस में भी तो होती है ना कि भाई इसने इतना पैसा बना लिया वहाँ जाकर। मतलब आपकी नज़र बिल्कुल सर इस हवाले से तेज़ है। और दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं सर कि जाम सादिक अली को भी आपने देखा? अरे सर वो ये वाज ग्रेट मैन। वो कैसा था सर? वो मैं बताऊं कि जाम सादिक अली बाकी जो हमने सुना था या लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो उस ज़माने में नवाबजादे जो होते थे ना, जो सही मानों में नवाब होते थे, वो था। उसको पैसे वैसे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा। पैसे से उसको कतई दिलचस्पी नहीं थी। और उसका दस्तरखान जो था सुबह से लगता था मकान में, शाम तक चलता था, 24 घंटे। और ये कि आप अगर मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या आप चीफ सेक्रेटरी हैं या आप कुछ हैं, आप आए मिलने के लिए आए, खाने का टाइम है, आप लंच करें जाकर, ड्राइवर भी आपके साथ खड़ा होकर खाना खा रहा होगा। गोरी साहब ओल्ड कराची आपने देखा? ओल्ड कराची सर कैसा था? कराची तो कराची था यार। वो तो अब हम आ जाते हैं कराची के नोहे पे। कराची का जो नोहा है वो तो ऐसा है कि अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो कराची इस वक्त दुनिया के दूसरे जो मालिक हैं उससे कम्पीट कर रहा है। सर पीपल्स पार्टी है एमक्यूएम भी, क्योंकि ये कराची एमक्यूएम के पास भी रहा। सर हुकूमत कहें 30 साल तक। पीपल्स पार्टी नहीं, हुकूमत कोई भी। हाँ, कोई भी हुकूमत। लेकिन मैं इसका वाक़या बता दूँ कि कराची का डाउनफॉल क्यों हुआ। जी सर बताएं। कराची में वाकई सड़कें धुलती थी गुलाब के पानी से। गुलाब के पानी से तो नहीं, ट्रामवे चलती थी यहाँ पर। और ट्रामवे सबसे सस्ती थी और ऐसी थी कि आप 10 पैसे दें या ना दें, आप उतर जाएं, उधर से वो चेकर आ रहा होगा, आप दूसरे गेट से उतर जाएं और दूसरे चढ़ जाएं, इतनी स्लो चलती थी वो। अच्छा। ट्रामवे तो खैर वो तो फेल हो गई ट्रामवे। कराची का मसला ये था, मैंने मौलवी फरीद अहमद साहब थे, कौमी असम्बली के मेंबर, कहाँ से, बांग्लादेश, वो ईस्ट पाकिस्तान से। उस ज़माने में जो जिस ज़माने की 50s और 60s की बात कर रहे हैं हम, उस ज़माने में जिसके पास भी पैसा होता था, कराची में, पेशावर में, कोयटे में, लाड़काने में, किसी भी जगह भी, वो कहता था कराची चल के रहेंगे भाई, कराची में जगह बनाओ, कराची में प्रॉपर्टी बनाओ। कराची में पढ़ने के लिए लोग आते थे कि ये एक मॉडर्न शहर था और यहाँ तालीमी इदारे अच्छे थे, सारे के सारे। दूसरी जगह भी थे, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर सिविलाइज लोग रहते हैं। और आज क्या है? आज तो सर ये सबसे गंदा शहर है। सारे रास्ते टूटे हुए हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, जिसके लिए, और आबादी भी बेतहाशा बढ़ रही है, उसको कंट्रोल किसी ने भी नहीं किया। अनप्लान्ड आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ, बहुत सारे मामला। वरना कराची जो है, अच्छा तो मैं ये बता रहा हूँ, कराची आज भी गोरी साहब गरीब परवर शहर है। कराची का मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो आपने नहीं सुनी। हाँ बताएं। तो कराची का डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ? कराची के डाउनफॉल की वजह यह हुई कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लैंड लॉर्ड्स नहीं है। मशरक़ी पाकिस्तान जो है वहाँ पाकिस्तान बनने के साथ ही उन्होंने ख़त्म कर दिए थे बंगालियों बडेरे ख़त्म कर दिए थे। तो वहाँ फ्रीडम भी ज़्यादा थी लोगों की, और वहाँ इश्यूज़ भी लोग टेकअप करते थे तो वहाँ हल हो जाते थे। सही। लेकिन असल जो प्रॉब्लम क्या हुआ
कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी और जो लीडर्स थे वो कहते थे कि जी पैसा जो आता, वहाँ सैलाब बहुत आते थे, बारिशें, तो सैलाब और बारिशों के अंदर के नतीजे में वहाँ वो कहते हैं जो पैसा हम यहाँ कमाते हैं या लेकर आते हैं वो सब वहाँ लग जाता है, सब वहाँ लग जाता है, लग जाता है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात तो ये तो थी वो जो कवर करने की थी। असल बात जो थी वो ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान में क्राइसिस शुरू हो गया, किसी ने हड़ताल कर दी। वो वहाँ से आकर कराची जो था सबसे ज़्यादा अवेकनिंग शहर यहाँ था, यहाँ आबादी थी, लोग शहरों से आए हुए थे, उनको मालूम था कि यहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो उसको टेकअप कर लेते थे कि महंगाई क्यों हो गई, ये क्यों हो गया, ये ख़राबी क्यों हो गई। तो वहाँ जुलूस निकलता था, यहाँ भी जुलूस निकलता। यहाँ जुलूस निकलने का मतलब पूरा पाकिस्तान पैरालाइज। सही। ये बात अयूब खान के ज़हन में किसी ने बिठा दी। अयूब खान ने याया खान से कहा, याया खान गया वहाँ पर अमेरिका और यूरोप देख कर आया, और वहाँ से उसने देख कर आकर उसने कहा कि ये एक शहर ऐसा बनाएंगे हम जो जैसा ह्यूस्टन है शायद, या कोई ऐसा ही शहर है कहीं अमेरिका में है ऐसा, ऊपर नीचे पहाड़ियाँ, फलाना डिमका, बिल्कुल न्यूयॉर्क। हाँ नहीं, न्यूयॉर्क नहीं है सर, कोई और वो है एक और, मुझे याद आ जाए क्योंकि हाँ, मेरी मेमोरी भी सही। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा शहर बनाएंगे। तो इस्लामाबाद ऐसा नहीं बना था जैसे बना, ये तो भुट्टो साहब की वजह से बन गया है। अब जैसा भी बना है उसकी लिमिटेड आबादी होनी थी कि सिर्फ सरकारी मुलाजिम रहेंगे यहाँ पर, और वो रहेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे बाहर। तो उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब तो वो तो हाई राइज बिल्डिंग, अब तो सब, तो मतलब वो सब चीज़ें ख़त्म। तो असल वजह ये थी शिफ्ट करने की कि कराची को ख़त्म करें ताकि हमारा कैपिटल जो है, यहाँ लैंड ऑर्डर का मसला नहीं बनेगा। वरना कराची दारुल हुकूमत था, वहाँ से हंगामे होते तो यहाँ हंगामे होते तो लैंड ऑर्डर हो जाता था। वो कहते कराची पूरा पाकिस्तान वो हो गया मफलूज। तो उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करो और अपने अपने वहाँ इस्लामाबाद में बनाओ और अपने अपने शहरों में जाके आबाद करो। वरना होता ये था, मैं बता दूँ आपको एक बात, एक और मिसाल बता दूँ। 50s और 50s के अंदर मैट्रिक का इम्तहान जो होता था वो यहाँ फेल हो जाता था, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी यहाँ थी ना कराची में पहले। वो यहाँ फेल हो जाता था तो वो कहते थे पंजाब जाओ पास करने के लिए। ओके, बोली इतनी टफ एजुकेशन सिंध की होती थी। तो पंजाब जाते थे इम्तहान देने के लिए, वहाँ से पास हो के आ जाते, वहाँ से पास हो जाते थे। वहाँ वो नॉर्मल तालीम थी। वहाँ तो पुराना सिस्टम जो चल रहा था ना, ये तो एक ऐसा शहर था कि यहाँ उखड़ कर जो आए थे लोग, वो पढ़े लिखे लोग आए थे वहाँ से सारे के सारे। तो उन्होंने अपने हिसाब से वो बना लिया सिस्टम। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि यार ये तो अब यहाँ पर हम बनाते हैं, अब इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, फिर लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम बन जाता है, हमारे बच्चों का ही वो इशू हो जाता है और यहाँ सिचुएशन ख़राब हो गई। तो अपने अपने शहरों में बनाएं। तो वह इस्लामाबाद के साथ फिर दूसरे शहर भी डेवलप होने शुरू हो गए। तो इसलिए कराची की अहमियत उन्होंने कर दी ख़त्म। उन्होंने कहा कराची में अब इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही। और सर वो अब आते हैं हम उसी पे MQM पे। आपकी नज़र में इस जमात का क्या कंट्रीब्यूशन है कराची में? वो दौर भी हमने देखा कि 40-40, 50-50 की फ़िगर होती थी टारगेट किलिंग की, और पता नहीं क्या से क्या होता था। फिर वही इल्ज़ामात, फिर जनाबपुर के नक्शे, फिर ऑपरेशन, फिर बानी पर पाबंदी, और आज वो MQM पाकिस्तान के नाम पर यहाँ पर है, जिस पर भी लोग सवाल उठाते हैं कि ये वो वाली चीज़ नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली है, क्या है। तो ये पूरा आप MQM के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप सीनियर हैं, आपके सामने ये चीज़ बनी। और देखिए MQM जो है वो असल में हर चीज़ का एक वो रिएक्शन होता है। हर एक्शन का अमल का रद्द-ए-अमल। जी, अमल का रद्द-ए-अमल। तो यहाँ पर ये तो एक शुरू हुई थी, एक गर्ल स्टूडेंट थी सर सैयद कॉलेज। हाँ। वो बस में सवार कर रही थी, वो गिर गई। हाँ। और उसका इंतकाल हो गया। सही। उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से
हमारे ये जो ड्राइवर जो हैं, क्योंकि उस ज़माने में भी पठान ड्राइवर होते थे उस समय। पठान ड्राइवर होते थे ज़्यादा। जैदी कैसे, जैदी बच्चे, जैदी, हाँ। तो उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने एक मौका ले लिया कि भाई हम, एक तो यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती थी, ईमानदारी की बात है ये, हाँ, कि नौकरियाँ जो हैं इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। मिलती थी नौकरियाँ, क्योंकि मैंने भी उसमें ताज्जुब बरता जाता था हाँ। या कोई इस तरह की लसानियत। लसानियत का तो मसला हो ही गया था यहाँ पर। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि असल में जब नौकरी नहीं मिलेगी तो आपका एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हर आदमी तो बाहर नहीं जा सकता था। दुबई उस ज़माने में कुछ भी नहीं था, दुबई तो अब बाद में बना कि वहाँ या मिडिल ईस्ट के अंदर जो दुबई हमने पाकिस्तानियों ने बनाया, दूसरे अल्फाज में पीआईए हमने अपना दुबई की एयरलाइन हमने बना के दी, पीआईए ने बना के दी। सब वहाँ हाई राइज बिल्डिंगें और बहुत सारे मामलात, कारोबार। तो दुबई जो है, मैं बताऊँ ना, इत्तेफाक से रिटायरमेंट से पहले मुझे सिंगापुर वालों ने दावत दी थी, कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया था। सिंगापुर एयरलाइन उन्होंने बुलाया था, तो हम लोग चले गए थे वहाँ पर। तो सिंगापुर हम जब गए वहाँ, तो जो एड्रेस किया सिंगापुर के वो जो साहब ऑफिशियल थे एयरलाइंस के, उन्होंने कहा साहब हमें अफसोस है इस बात का कि हमने आज आपको यहाँ दावत दिया आने की, कि देखने के लिए कि सिंगापुर एयरलाइंस कैसे चल रही है। सिंगापुर एयरलाइंस तो पाकिस्तान के अंदर बनी थी। ओए होए होए होए, पाकिस्तान ने बनाई थी और हम पाकिस्तान से बनकर आए थे, तो अब हम नंबर 1 हैं। क्या बात है। कराची पीआईए कहाँ पर है, हाँ, ये आप खुद अंदाज़ा लगा। सही। तो इससे अंदाज़ा आप लगा लें वहाँ पर कि सूरत हाल क्या थी। एक बात मैं बता दूं आपको, एयर मार्शल नूर खान, उसका नाम जो है बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसका नाम लेवा कोई नहीं है अभी, मालूम है आपको? वजह सर? उसकी वजह जो बता रहा हूँ, हम असल एयर बेस, नूर खान के नाम पे एयर बेस भी है, सब कुछ है। वो तो जो चीज़ बन गई, वरना वो तो हटाना शुरू करेंगे तो सबके हटाने पड़ेंगे फिर। तो इसलिए वो डर के मारे नहीं हटाते। अच्छा, उसका क्या मामला? एयर मार्शल नूर खान के ज़माने में, एयर मार्शल नूर खान जिस इदारे का सरबराह बना, उसको ऊपर ले गया। ओके। तो जब पीआईए के सरबराह बने तो उन्होंने कहा ग्रेट मैन टू फ्लाई विथ पीआईए। ओके, ये उस ज़माने में टॉप पर थी पीआईए। फिर ये जो था रोशन खान स्कॉश वाला, उसका वो चीफ बना, वो टॉप पर चला गया। हॉकी का बना, उस पर टॉप पर चला गया। जिस चीज़ में वो बनता था वो, क्योंकि उसका काम जो था वो, एक ईमानदारी की बात बताऊं कि एक मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ आपको। जो कानून आपने बना दिए हैं, किसी ने भी बना दिए हैं, अगर उनके ऊपर मनो अन अमल किया जाए, ये सोचे बगैर कि ये सुमरो साहब हैं, ये गौरी साहब हैं, नतीजा क्या होगा इसका? सही बात है। आप बताएं, आप टॉप पर चले जाएंगे। उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, उसको आप सही करते रहें। लेकिन अगर आप उसको ये शुरू कर देंगे, यार सुमरो साहब को यार रखो, यार ये तो अपना आदमी है, यार गिराई है। सर हम एमक्यूएम पे बात कर रहे थे, तो एमक्यूएम का भी मसला यही था। अच्छा, कि एमक्यूएम के जब शुरू हुआ, जब पढ़ना लिखना शुरू हुआ, तो यहाँ नौकरियाँ जो थी वो ख़त्म होती गई, क्योंकि नौकरियाँ इतनी ज़्यादा, कारखाने इतने ज़्यादा नहीं लग रहे थे यहाँ पर। और जिस ज़माने में शुरू हुआ था ये, उस ज़माने में तो कारखाने भी लग रहे थे, लोगों को इंडस्ट्री में जॉब भी मिलती थी, सब कुछ होता था। लेकिन जब कारखाने लगना बंद हो गए हंगामों की वजह से और शिफ्ट होने की वजह से यहाँ से कराची का अमन तबाह हुआ और फिर शिफ्ट हो गई। तो उसके बाद में फिर लोग दर बदर होने लगे, तो उन्होंने कहा कि जी आप जहाँ पे सर उठ जाए आप वहाँ चले जाएँ। तो फिर लोग वहाँ चले गए। और उसके बाद में फिर जो एक ख़बर जो बनती थी वो यही बनती थी कि यार यहाँ तो लूट मार का सिलसिला है, यहाँ तो हर एक ने अपनी दुकान बना रखी है। तो वो एक ज़माना था कि वो एक ज़माना ऐसा था कि यहाँ पर हर शख्स जो है वो अपनी, जब आता था पंजाब से, तो वो अपने फैमिली के रिश्तेदारों को ले आता था। आबादी का दबाव बढ़ा। आप नहीं, आप इंजीनियर हैं ना, आप आगे इंजीनियर। अब आपने कहा कि यार तो आदमी तो मेरी खिदमत कौन करेगा यहाँ पर?
तो आपने वहाँ से 4-6 आदमी बावर्ची के साथ में चौकीदार समझ के गार्ड बनाकर, रिश्तेदार बनाकर उनको बुलाया, उनको आपने रखना शुरू कर दिया। अब उसका जो छोटी नौकरी का वो भी हिस्सा ख़त्म हो गया। तो इसके नतीजे में ये नफ़रतें जो बढ़ती चली गई, उसको लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। और एक्सप्लॉइट किसने किया? ब्यूरोक्रेसी ने। उसमें मतलब आम आदमी का हाथ बहुत कम है। ये सब वो लोग करते हैं कि आप और मैं बैठे हुए हैं, अगर आपको इस जगह कुर्सी नहीं मिली और मुझे कुर्सी मिल गई तो मैं कहूँगा कि यार ये लोग यार गड़बड़ है, इसकी जगह तुम कुछ करना चाहिए। तो वो कुर्सी वाले जो हैं उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने कहा यार देखो ये तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो साईं का आदमी है। इस वजह नफरतें बढ़ी और फिर ये तंजीम बनी और फिर उसको सियासी लोगों ने एक्सप्लॉइट किया ना। सियासी लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक आपने लॉ एनफोर्समेंट ख़त्म कर दिया। जब लॉ एनफोर्समेंट ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? यही होगा, तबाही होगी। कि उन्होंने कॉल दी कि जी आज स्ट्राइक होगी, तो मालूम है सारे इदारे सब ने डर के मारे बंद कर दी दुकानें कि वरना हमने कि जला देंगे लोग, और जला देंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो डर खौफ आ गया और जमात बन गई। तो इसके नतीजे में जो स्ट्राइकें होती थी यहाँ, वो कभी कहीं दुनिया में नहीं हुई ऐसी, सिवाय सेकंड वर्ल्ड वॉर में कभी हुई होगी तो वरना सबसे बड़ी पूरा शहर बंद है, ट्रैफिक नहीं चल रहा है, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कारखाने बंद हैं। बड़ी स्ट्राइक्स होती थी वाकई। तो ये चीज़ें जो जब पैदा हुई तो उसके नतीजे के अंदर हर आदमी, जो छोटा आदमी है वो भी उसने कहा यार इन्हीं के साथ दो। अगर हमने इनको टिकट नहीं, वोट नहीं दिया तो ये हमारी जान आ जाएंगे, या हमारा भाई वहाँ चला गया है, वो फलाने चला गया। तो असल वजह जो है ये, मैं एक बात बता दूं आपको। हाँ, एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ज़ियाउल हक के ज़माने में प्रेस क्लब के अंदर हम पैसे किसी से लेते नहीं थे, मतलब किसी एम्बेसी वगैरह से कोई नहीं लेते थे, किसी कारखानेदार से नहीं लेते थे। ये पैसे हम आपका कंट्रीब्यूशन होता था या कोई डोनेशन दे देता था कोई पैसे वाला आदमी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैसे नहीं लेते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉमिनल चलते थे बिल्कुल। ज़ियाउल हक के ज़माने में हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए, मैं तो ज़ियाउल हक के ज़माने में था ना, एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें देने के पैसे तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते थे, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो हमें पैसे देते थे, हम उनसे उधार लेते थे। इसलिए क्योंकि वो ऊपर जो कार्ड रूम में जो खेलते थे वो पैसे अपना बना कर लाते थे, जहाँ से भी बना के लाते थे, तो वो उनके पास पैसे भी होते थे। तो वो उनसे वो कहते थे भाई इतना पैसा सौदा लाओ, कल दे देंगे पैसे तुम्हें। तो पैसे हमारे पास इसलिए, लेकिन इज़्ज़त थी और कोई आदमी उंगली उठा के नहीं कह सकता था कि ये पैसे किसी से मांग कर लाए हैं, क्या किया है, कैसे किया है। उसकी वजह सिर्फ क्या थी कि कानून का अमल जो होता था वो पूरा होता था। मैं अब भी ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर उस ज़माने में हमारे पास पैसा नहीं होता तो बड़ी ये यहाँ शराब भी बिकने लगी। हाँ, जब कानून की अमलदारी शुरू करवाई हम लोगों ने आकर, तो फिर प्रेस क्लब बना। प्रेस क्लब बना। अच्छा सर, मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी आप लोगों को, सहाफ़ियों को बुलाती थी, उनकी शख्सियत पर क्या कहेंगे? कैसे ताल्लुक़ आपका रहा और किस तरह से आप उसको डिफ़ाइन करेंगे? बेनज़ीर की तरबियत जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। एक बड़ी खूबी की बात जो है ना कि बेनज़ीर पढ़ी लिखी खातून थी बहुत, और वो जो कहती थी उसको अमल करके दिखाती थी। मेरा सारा नुक्ता नज़र जो है वो ये है, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ कि प्रेस क्लब नहीं चल सकता था, हमारा बंद हो जाता प्रेस क्लब। अच्छा। जी हाँ, अगर हम ये नहीं रखते रूल ऑफ लॉ कि कोई अगर हमारे आदमी, निज़ाम सिद्दीकी का जिसका मैंने जिक्र किया, निज़ाम सिद्दीकी मेरा दोस्त था बचपन का। निज़ाम सिद्दीकी का और अनीसुद्दीन खान जो है इसमें थे एपीपी में, उनका दोनों को झगड़ा हो गया। मैंने निज़ाम सिद्दीकी को नोटिस दे दिया, मैं एज ए सेक्रेटरी। मैंने कहा यार ये क्या किया तुमने? अनीसुद्दीन खान को दे दिया, नरगिस खानम को दे दिया। हमारे यहाँ जो लोग होते थे वो इस बात का ख्याल रखते थे कि
बदनज़मी और कोई आप बैठे हुए हैं ना, हाँ मैं आपके सामने आके ऐसे नहीं बैठ सकता। हाँ, सही बात है। तो मैं ये कह रहा था कि बेनज़ीर का जो सिस्टम जो था ना, हाँ, वो कमिटमेंट की बहुत पाबंद थी बहुत पाबंदी। कि जो आपसे वादा कर लिया है, अगर उसका वक्त है, मतलब वो बरसर इक़्तिदार, वो आपका काम पूरा हो जाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मैं समझता हूँ कि कम से कम भी 10-15 साल मज़ीद और लगेंगे बेहतरी होने में? बेहतरी होने में। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनते देख रहे हैं? सब ये इसके सिलसिले में जो लोग पावर में हैं, नज़दीक हैं, मैं तो क्योंकि 4 साल से तो मैं बेरोज़गार हूँ। 4 साल से मैं ना उधर जाता हूँ ना इधर जाता हूँ। मुझे फिर भी आपका एक मुझे पॉलिटिकल ये रिपोर्टर जो है, और पॉलिटिकल, ये अपने पीटीआई का कौन है आजकल कराची का, हाँ 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 हाँ, हलीम आदिल शेख। हलीम आदिल शेख ने मुझे टेलीफोन किया, कहने लगा गौरी साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगा आप ऐसा करें, मेरे घर आ जाएं, आप जो काम चाहें वो कर ले लें, आप मेरे यहाँ क्या बात है, क्या वो बात। करें। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा यार हलीम आदिल शेख साहब, मैंने कभी किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया है, नहीं किया। अब मैं जो काम करूँगा मुझे आपकी सपोर्ट करनी पड़ेगी, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात करनी पड़ेगी, एमक्यूएम के ख़िलाफ़ बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना मैं एमक्यूएम का आदमी हूँ ना पीपल्स पार्टी का, मैं डान अखबार का आदमी हूँ। और डान अखबार के एडिटर का कहना यह है कि देखिए गौरी साहब आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम है जो वाक़या है उसको सही रिपोर्ट करें, उससे हटकर बात नहीं करें। अगर आपने ये रखा अपना निशान, तो मैं एक बात बताता हूँ। अली अहमद ख़ान साहब को मैंने एक ख़बर ला कर दी, मुझे किसी सेक्रेटरी ने दी थी, किसी करप्शन की खबर थी। मैं खान साहब के पास गया, मैंने कहा खान साहब ये कहने लगे ये आपको पक्का यकीन है कि ये सही खबर है? मैंने कहा साहब ये जिसने दिया वो ये रिलायबल पर्सन। कहने लगा यार ऐसा करो, कोई दूसरा आदमी तलाश करो जिससे ये पूछ लो तुम उधर ही के नज़दीक कि ऐसा हुआ है। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने छापी खबर, रख दी उठाकर। मैं फिर दूसरे दिन गया, मैंने कहा सर वो मैंने इंक्वायरी की थी, उन्होंने कहा नहीं ये खबर सही है। कहने लगा अच्छा, तो एक काम और करें आप, किसी तीसरी पार्टी को भी और मालूम करें, कोई ऐसा और आदमी तलाश करें। किसी की बेइज्जती करना हमारा काम नहीं है। वाह। अगर ये गलत बात हुई तो हमारी डान की भी ख़राबी होगी और आपका भी स्टेटस ख़राब होगा, साख खराब हो जाएगी। साख ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। और तीसरे दिन वो एक अखबार में छप गई खबर ऑलरेडी। तो मैंने खान साहब से जाके कहा खान साहब वो मैंने किया था, वो उन्होंने कहा सही है ये खबर, और लेकिन वो आज खबर छप गई। तो कहने लगा कोई बात नहीं, अगर दूसरा अखबार में छाप दिए किसी ने, नो प्रॉब्लम। उन्होंने उस खबर के अंदर से वो नीचे से कोई दूसरा पॉइंट निकाल कर वो उसकी हेडलाइन बना दी। क्या बात है, खबर को किल नहीं किया। हाँ, किल नहीं। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि असल चीज़ जो है ना वो यही है कि आप उसूलों पर चलें। और जर्नलिज्म की मैं बताऊं आपको, पीएफ जो आपकी जो तंजीम है या कराची प्रेस क्लब जो है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस यही कहते हैं कि आपको, आप शीशा है ना, सामने शीशा लगा हुआ है, आपका चेहरा नज़र आ रहा है, क्या ख़राबी है क्या चीज़ है, उसको आप लीपा पोती नहीं करें, चेहरे को दुरुस्त करें। चेहरे को आप जैसा है उसको कर दें। उसके बाद में अगर आपको लिखना है आप अलग कालम लिख दें उसके ऊपर। हाँ सही अपने व्यूज़ जो हैं आप उसमें ना डालें। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल हबीब खान गोरी साहब को हम एक दिन के लिए मुल्क का वज़ीर आज़म बना देते हैं या सिंध का वज़ीर आला बना देते हैं, आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी को बेहतर करेंगे सर। एक देखिए मैं एक बात बता दूँ। हाँ। मैंने ये नवाज शरीफ जो थे, हलीम आदिल शेख के यहाँ जाते, हलीम सिद्दीकी, हाँ ये कैप्टन हलीम सिद्दीकी, हाँ उनके घर वो आते थे जब, क्योंकि उन्होंने उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। हाँ, तो मालूम है बिल्कुल, आपको? बिल्कुल मुझे पता है सर। अचानक वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए कैप्टन हलीम सिद्दीकी। तो उनका ज़रा वो भी हो गया था। तो वो आते थे नवाज शरीफ, तो वहीं उन्हीं के घर पर ठहरते थे। तो एक दिन वो दोपहर को आ गए, तो टेलीफोन आ गया, तो हलीम सिद्दीकी साहब को कि भाई डिनर वो लंच जो है आप हमारे यहाँ के कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं,
तो कुछ जर्नलिस्टों को हमने बुलाया है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात। मैं चला गया वहाँ पर। इत्तेफाक से उनका भाई जो था कैप्टन हलीम सिद्दीकी का, वो भी वहाँ तो शायद कुछ रह चुका है नेवी एवी के अंदर वो उसमें। तो वो मेरे पास बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कैप्टन साहब, और कैप्टन साहब ने मुझसे, मैंने कहा यार ये नवाज शरीफ साहब क्या मोटर वे बना रहे हैं। मोटर वे बनाने के बजाय कोई कारखाना लगाते तो 1000-2000 आदमी को नौकरी मिल जाती, रोजगार से लग जाते, रोजगार से लग जाते। ये रोड बनेगा तो वो तो पैसे वालों के लिए रोड बनेगा, सारा का सारा जो तो उसके अंदर तैयार होगा तो गाड़ियाँ चलेंगी, तो गाड़ी तो बेकार मजदूर आदमी तो नहीं कर सका, उसके लिए क्या फ़ायदा हुआ उसे। उनको तो गरीब आदमी को देखना चाहिए, पब्लिक का। वो कहने लगे गौरी साहब आप बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, आप ये बताएं कि जब ट्रंक रोड बना था शेरशाह सूरी ने बनाया, किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। उस ज़माने में कितने आदमी बेरोज़गार थे, कितनी बेरोज़गारी थी, कितनी महंगाई थी, कुछ मालूम है आपको? लेकिन शेरशाह सूरी मालूम है कि ट्रंक रोड जो है चाइना वहाँ तक जाता है। आज तक दुनिया उसको याद करती है। तो उसने ये कहा कि ये रोड जो बन रहा है ये सही बन रहा है, ये नवाज शरीफ के नाम से ही रहेगा, कि मोटरवे जो इसने बनाया वो नवाज शरीफ था। सही सही। तो असल चीज़ जो है ना वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, एक वक्त में सारे काम नहीं हो सकते, एक वक्त में ये मकान नहीं बन सकता, एक वक्त में आप दुकान और कारखाना नहीं चला सकते। पहले आप मकान बनाएंगे या कारखाना बनाएंगे, उसके बाद में आप दूसरा काम शुरू करेंगे, तब तो होगा काम। ये सब आधा तीसरा आधा बटेर ये करके ये काम नहीं चलेगा। अच्छा सर, अब आखिरी हम उस पर आ रहे हैं बातों पे। मुझे ये भी बता दें कि पैगाम कोई देना चाहेंगे नई सहाफ़ियों को, नौजवान जो इस तरफ आ रहे हैं, कि वो क्या करें, किस तरह अपना करियर सहाफ़त को बनाएं, क्योंकि सहाफ़त अब पहले वाली तो रही नहीं है। अपना प्रिंट मीडिया का दौर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर, और आजकल सोशल मीडिया का दौर, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए ज़माना आजकल जो हर 6 महीने के बाद एक नई चीज़ आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक के ने जो तरक्की की है उसके नतीजे के अंदर हर इदारा मुतासर हुआ है, उसमें हर इंसान मुतासर हो रहा है। उसके नतीजे में हर 6 महीने के बाद एक नई चीज़ आ जाती है जो पुरानी चीज़ को रिजेक्ट कर देती है। हाँ। अब कोई रेडियो को हाथ नहीं लगाता, टीवी नहीं देखते लोग, टीवी भी कम होती जा रही है, अब वो बिल्कुल ख़त्म होती है। अखबार कोई नहीं पढ़ता, अखबार की सेल ख़त्म होती जा रही है, किताबों का मसला भी ख़त्म हो गया। अब वो जो आर्टिफिशियल वो आ गई है इंटेलिजेंस, उसके नतीजे में बहुत सी चीज़ें हो गई। तो असल चीज़ ये तो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो इंसान के लिए आई है, एक जो अल्लाह ताला ने एक पैदा की है और जो उसूल बनाया है इंसान को चलने के लिए, जिसके लिए इतने पैगंबर भेजे, वो है सीधा रास्ता चलना। कि आप अपनी दानिश में सही काम करें तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो जर्नलिज़्म जो है, जर्नलिज़्म के सारे बुनियादी उसूल जो हैं वो ये हैं कि आप शीशा देखें, अपनी तस्वीर देखें, जो आप बाज़ार में जैसे देख रहे हैं वैसे रिपोर्ट करेंगे तो उसकी कोई अहमियत बनेगी। अदरवाइज़ वो जो सोशल मीडिया पे जो आजकल कारखाने बनते हैं कि उसकी माँ का फलाना, उसको मैंने ये देखा और मैंने उसकी वीडियो ही चल रही, सारी चीज़ें, तो उसके नतीजे में हशर यही होना है। इससे भी ज़्यादा ख़राब हशर होगा। आपका जो फील्ड मार्शल है उसके क्या क्या गालियाँ नहीं देते आप। आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके माँ बहन बाप दादा, कोई आदमी सुन सकता है ये बात? पहले किसी ज़माने में कोई आदमी करता वो जान से मार देता था, जान से मार देता। अब कोई वो सुनता, हाँ अरे यार करने दो। सही। तो असल चीज़ जो है वो ये है कि अल्लाह मियाँ ने जिस काम के लिए आपको पैदा किया है, आप उस काम में महारत करें, सच बयान करें, सच लिखें, सच सुने और सच बोलें। और उसके बगैर आप अपने लिए तो ये कहना कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मैसेज है आपका, लेकिन इनके लिए ठीक नहीं है ये बात, तो ये गलत है। अच्छा, आखिर में सर एक और चीज़, 17-18 साल कारकर्दगी सिंध हुकूमत की, इस पर कुछ कहेंगे, कोई मशवरा देंगे वज़ीर आला को? सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस है 2008 से लेकर 2026 तक जो आपने दौर देखे हैं। सर असल में मैं तो एक ही बात ही कहूँगा जो मैं कहता हूँ
कि आपने जो भी कानून बनाए, गलत बनाए सही बनाए, उस पर अमल दरामद उस पर अमल दरामद नहीं होता। नहीं होता। अगर आप अमल दरामद करें और उसको सही माने में करें, उसके अंदर ये नहीं देखें कि कौन आ गया बीच में, आपका भाई आ गया या कोई आ गया। तो उसके अंदर मैं तो एक बात कहता हूँ और कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है इंसानियत का, कि वो कहते हैं ना कि वो प्लेटो ने जहर किसने पिया था? सुकरात। सुकरात से गलती हुई थी या कुछ भी हुआ था, सुकरात को जहर पिला दिया गया। उसको देना था कि पीना है उसको आज। तो उसका गार्ड जो था वो गया, उसने कहा कि सर आप चलें, यहाँ से चलें, अब मैं निकाल के ले जाता हूँ अपने उस पर। उसने कहा नहीं, ये फैसला हो गया है ना, इसको हो जाने दो, मैं निकल के जाऊँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कानून जो था उस ज़माने में, वो कानून था कि आपको जो सज़ा दी गई है आपको वो एक्सेप्ट करनी है। तो वो रूल ऑफ लॉ था। रूल ऑफ लॉ पे अमल नहीं होता, कानून बनते हैं, ये चीज़ तो सारी चीज़ें फिर बेकार हो जाती हैं। हाँ। तो हम सारी चीज़ें बेकार बना रहे हैं। हमने जो कुछ भी लॉज बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। सर आखिरी सवाल सिर्फ, क्योंकि सिंध असेंबली से आप बहुत कनेक्ट रहे हैं, ये आखिरी, इसके अलावा बस अब हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। स्पीकर्स बड़े रहे सिंध असेंबली में, कानून साजियाँ भी हुई, ये वो, कौन सा ऐसा चेहरा जो आज भी आपको लगता है कि यार ये क्या कमाल इंसान था? स्पीकर, देखिए स्पीकर जो सबसे ज़्यादा यहाँ रहे, मुजफ्फर अली शाह, सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह। सही। ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर एंड वेरी गुड स्पीकर। ओके। और टॉलरेंस भी उसमें था। और वो मैंने उनसे पूछा था एक मरतबा, उन्होंने कहा मैं अपने चचा, वो अपने चचा के साथ प्रैक्टिस भी वो करते थे, उन्हीं घर पे रहते थे। तो ही वाज मोस्ट, मतलब ये कि ऐसा आदमी कि जो किसी की उस पर पर्सनल उस पर नहीं जाता था। मतलब वो उसकी वो मेरिट्स और डीमेरिट्स वो देख कर करता था। अब बाद में वो जो बना के चले जाते हैं ना एक्टिंग स्पीकर, हाँ। किसी को ड्यूटी लगा दी है, हाँ। सीनियर, वो फिर वो करते रहें जो कुछ भी करते रहें। अदरवाइज़ उसका ज़माना जो था ना, कमाल शख्स था। कमाल शख्स था जी। अब हम अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम उसको देते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह हम एक बार फिर गौरी साहब को दावत देंगे और यहीं से फिर दूसरा सिलसिला शुरू करेंगे गुफ्तगू का। गौरी साहब क्योंकि एक दर्सगाह की मिसल हैं, आई विटनेस हैं उस तमाम तारीख़ के, जो तारीख़ जो है वो आज हमें मालूम नहीं है, जो हमारी गुज़िश्ता नस्लों ने तारीख़ देखी। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द गौरी साहब के साथ दूसरे पॉडकास्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।